CH1 किसके लिए घर से भागी नियति। नई दिल्ली, रात का वक्त। दिल्ली के एक लोकल इलाके के छोटे से घर से बहुत आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर आसपास के पड़ोसी भी झांक झांक कर उस घर में देखने लगे थे। पर दरवाजा बंद होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर सुनाई सब दे रहा था। वहीं घर के अंदर करीब 40 से 45 वर्षीय एक औरत अपने सामने सिर झुकाए खड़ी एक 19 साल की लड़की पर चिल्ला रही थी। तारानकन, अरे कुछ शर्म वम है तेरे अंदर या नहीं? अपने ब्याह से भागकर चली आई। तूने सोचा भी है तुझे न पाकर वो ठाकुर तेरे माँ बाप के साथ क्या करेगा? तारानकन। तभी उस लड़की ने अपने झुके सिर को ऊपर उठाकर अपने सामने खड़ी औरत को देखा और झिझकते हुए बोली, चाची जी, माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है क्या बोली? ये बोल उस औरत ने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए आगे कहा, लो हो गया बेड़ा गर्क। जब माँ ही बेटी को भगाने लगी तो बेटी कैसे ना भागती? अरे जीजी में दिमाग नहीं था, पर तू तो अपना दिमाग दौड़ा लेती। कभी सपने देखे हैं ऐसी जिंदगी के जिसे तू ठोकर मार आई है? अरे तेरी बुद्धि क्या घास चरने गई थी? हाँ बोल, अरे हवेली की ठकुराइन बनकर तू राज करती, राज उस हवेली पर जिसे तू ठुकरा आई है। वो औरत अभी बोल ही रही थी कि तभी उस लड़की ने बीच में ही कहा, चाची जी आप ये सब क्या बोल रही है? आप जानती है न वो कितने? वो अभी बोल ही रही थी, इतने में ही उस औरत ने अपनी बुलंद आवाज में उससे कहा, अच्छा तो अब क्या तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा घोड़े पर सवार होकर? हाँ बोल। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि मालिक की नज़र तुझ पर गई और तुझे स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने का मौका मिला, जिसे तू बड़ी शान से ठोकर मार आई। तभी लड़की ने उसकी बात पर कुछ कहना चाहा तो उसके हिलते होठों को देखकर वो औरत उसे हाथ दिखाते हुए बोली, देखा मैं कह देती हूँ, तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो तेरे पीछे दीवाना है और ऊपर से तूने जो गांव का नियम तोड़ा है तुझ पर उसका साया भी होगा, और वो संकी ठाकुर तुझे ढूंढने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेगा, और मैं नहीं चाहती तेरी वजह से उसके गुस्से का शिकार मेरा परिवार हो। तो तू अभी के अभी निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि तेरे चाचा यहाँ आए और तुम दोनों का भरत मिलाप शुरू हो। उनके आने से पहले तू चली जा। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ गए और वो रोने लगी। तभी उसने रोते हुए ही अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपनी चाची से कहा, चाची ये आप क्या कह रही है? प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तारानकन, अपने यार के पास जा, सब जानू हूँ मैं, तू उसी के लिए सब छोड़कर यहाँ आए है न, तो अब तू उसी के पास जा, उसी के साथ रह जाकर, यहाँ तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये बोल उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घर से निकालने लगी। फिर उसे घर से बाहर कर उसे उंगली दिखाकर धमकी देते हुए बोली, दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं खुद ही उसे फोन करके तेरा पता बता दूंगी। ये सुनते ही वो डर गई और जल्दी से बोली, नहीं चाची जी प्लीज, अगर तू चाहती है मैं उसे तेरे बारे में कुछ न बताऊं तो चुपचाप यहाँ से चली जा। ये बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी वो लड़की उसकी मिन्नतें करती रही, पर उसकी मिन्नतों का उसकी चाची पर कोई असर नहीं हुआ और उसने दरवाजा बंद कर अपना पल्लू सही करते हुए खुद से कहा, गांव से भागकर यहाँ मेरे सिर पर नाचने आई थी। अच्छा हुआ उनके आने से पहले ही मैंने इसे भगा दिया, अगर वो इससे मिल लेते तो ये घंटी बनकर मेरे गले में ही टंग जाती। और जी उन्होंने क्या सोचा, अपनी बेटी को मेरे पास भेजेंगी तो मैं उसे भी मक्खन खिलाऊंगी। विमला नाम है मेरा, मैं अपना फायदा पहले देखूं और रिश्तेदारी बाद में हम ममा। ये बोलकर उसने पल्लू झटका और अंदर चली गई। वही दरवाजे पर खड़ी वो लड़की एकटक रोते हुए बंद दरवाजे को ही देखे जा रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था कि तभी उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी पोटली उठाकर चली गई। वो सड़कों पर नंगे पैर चल रही थी। एक तो उसने गांव के कपड़े पहने थे और इस वजह से सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसने खुद को खुद में ही समेटा और मन ही मन खुद से बोली, रात हो रही है, मैं अब कहाँ जाऊंगी? ये बोल उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। सड़कों पर चलती गाड़ियां और ढलती शाम उसे अजीब सा एहसास करवा रही थी कि तभी उसके कान में विमला की बात गूंजने लगी और उसने विमला की बात याद कर खुद से कहा, हाँ मैं समर्थ को ढूंढूंगी, हाँ मैं अब उसके साथ ही रहूंगी। ये बोलते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी पोटली के अंदर कुछ टटोलने लगी। तभी उसने अपना हाथ पोटली से बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक डायरी थी। उसने डायरी खोलकर एक एड्रेस निकाला और उसे देखते हुए बोली, मैं तो पहली बार शहर आई हूँ, अब ये एड्रेस कैसे ढूंढूं? ये बोलते हुए उसकी नज़र उसके आसपास चल रहे लोगों पर गई।
और तभी उसने एक आदमी को रोककर उसे एड्रेस दिखाते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये जगह कहाँ पर है? उसके पूछने पर आदमी ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। तो उस लड़की ने 2-3 आदमियों से और पूछा पर उसे निराशा ही मिली कि तभी अचानक से उसके सामने एक भिखारी आ गया। ये देखकर वो लड़की डर गई। वो भिखारी शारीरिक रूप से अपंग था। जैसे ही उसने भिखारी के पूरे वजूद पर अपनी नजर डाली वो और डर गई और डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। पर तभी वो भिखारी उसके पास आते हुए बोला, मुझे कुछ खाने की दे बेटा। पर वो डर कर उससे और पीछे हटती रही। उसे उस भिखारी में किसी और का ही चेहरा दिख रहा था, जो न केवल उस पर हंस रहा था बल्कि उसे डरा भी रहा था। पर तभी उसने भिखारी को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकते, तुम यहाँ नहीं हो सकते। ये बोलकर वो रोते हुए सड़क पर भागने लगी। उसे कोई होश नहीं था, न एक्सीडेंट का कोई डर था। वो बस उस भिखारी से दूर भाग जाना चाहती थी। अपने डर में वो ये तक भूल गई थी कि वो सड़क पर उल्टी दिशा में भागी ही जा रही है। जाने किस चीज से उसे इतना डर लग रहा था कि तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियों के बीच वो बेधड़क भाग रही थी। अचानक से तेज हॉर्न की आवाज सुनकर उसके कदम बीच सड़क पर ही रुक गए और वो इधर उधर देखने लगी। उसके चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी और वो बीच सड़क में खड़ी थी। तभी उसकी नजर अपनी तरफ तेजी से चली आ रही एक ब्लैक कलर की पॉश कार पर गई और वो उसे देखकर हैरान रह गई। कार को अपने नजदीक आते देखकर लड़की ने जल्दी से अपनी मुट्ठी को कसते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही उस पॉश कार के अंदर बैक सीट पर एक शख्स बैठा था। वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने फोन को पकड़ा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप चला रहा था। उसका चेहरा तो अंधेरे में छुपा हुआ था पर उसकी आंखें लैपटॉप की डिस्प्ले को घूर कर देख रही थी। जैसे ही उसने कॉल के दूसरी तरफ से बोल रहे शवश की बात सुनी उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके माथे पर सिलटे उभर आए और तभी उसने गुस्से में कहा, हाउ दरेहम, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरे वापस आते ही वो जादमी मुझे चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा तभी अचानक से उसे तेज झटका लगा। ड्राइवर ने लड़की को देखते ही अचानक ब्रेक लगाया था। लड़की और कार के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं थी। उस ब्लैक कलर की कार की बोनेट पर एक सुनहरे रंग का बब्बर का लोगो लगा था और उसके नीचे 20 लिखा हुआ था। अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी में पीछे बैठा शख्स को झटका लगा और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। तभी उसने गुस्से में ड्राइवर से कहा, पाइथन, अगर तेरी जॉब से तेरा मन भर गया है तो बोल, अभी मैं तुझे तेरी जॉब से आज़ाद कर देता हूँ। उसकी बात सुनते ही पाइथन डर गया और उसने डरते हुए मुश्किल से कहा, सर वो एक लड़की अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। अगर ब्रेक नहीं लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। पाइथन की बात सुनकर पीछे बैठे शवश को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में दांत पीसकर कहा, ऐसे लोग जो दूसरे के रास्ते में पत्थर बनकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हमें अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। चला दो गाड़ी उस पर, जिंदगी से लगाव होगा तो खुद ब खुद सामने से हट जाएगी, नहीं तो इस धरती का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर पाइथन दंग रह गया। गाड़ी में अंधेरा था इसलिए पीछे बैठे शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ दिख रहा था तो वो थी उसकी काली आंखें जिसमें अंधकार भरा था और अंधेरे में वो तारों की भांति चमक रही थी, पर उन आंखों में अंधकार के साथ साथ बेहद नफरत और गुस्सा भी भरा हुआ था। तो वहीं आगे बैठे पाइथन ने उसकी बात सुनकर पर मन ही मन खुद से कहा, सही कहते हैं लोग आपको बीस्ट, आप सच में एक जानवर है। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? हे भगवान, इस इंसानों की दुनिया में आपने इस जानवर को इंसानी रूप देकर क्यों भेज दिया है? अब इसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए उसकी नजरें सामने खड़ी लड़की पर थीं। उस लड़की की मासूम शक्ल देखकर पाइथन को उस पर तरस आ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हॉर्न दे दिया। हॉर्न सुनते ही उस लड़की ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खुद को गाड़ी के सामने खड़ी देखकर वो जल्दी से साइड हो गई। उसके साइड होते ही ड्राइवर तेजी से ड्राइव कर चला गया। वहीं इधर वो लड़की अभी भी भाग रही थी कि तभी उसके सामने फिर से एक और गाड़ी आ गई। गाड़ी की हेडलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ने से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर तभी वो कार उसके बहुत नजदीक आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया पर फिर भी वो एक्सीडेंट होने से रोक नहीं पाया। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो लड़की कार के सामने बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून निकल रहा था। ये देखकर वो घबरा गया। तभी वहां कुछ लोग आकर इकट्ठा हो गए। 2 दिन बाद एक 1 बेडरूम किचन वाले छोटे से घर में एक औरत जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष रही होगी,
वो औरत अपने एक हाथ में आरती की थाल और दूसरे हाथ में घंटी लिए छोटे से मंदिर के सामने खड़ी पूजा कर रही थी। उसकी आवाज उतनी मधुर नहीं थी, पर शब्दों का उच्चारण एकदम सटीक और भावनात्मक था, जो उनकी ईश्वर के प्रति साधना को व्यक्त कर रहा था। उसी रूम में सिंगल बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। घंटी की आवाज सुनकर उसके सिर में दर्द होने लगा था कि तभी उसने अपने एक हाथ से अपना सिर को पकड़ लिया और उसे घंटी की आवाज के साथ कुछ और आवाजें भी सुनाई देने लगी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे शादी या त्योहार में ढोल नगाड़े बजाए जाते हो। उस आवाज को सुनकर उसके माथे पर सलवटें आ गई, जो उसकी तकलीफ को बयां कर रही थी कि तभी उसने झट से अपनी आंखें खोली और तेज तेज सांसें लेने लगी। वो उठकर बैठी तो उसने अपने सामने एक अनजान चेहरे को पाया, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। उसे देखकर लड़की ने अपने गले से सूखा घुट उतारते अपने सामने बैठी औरत से पूछा, आप कौन हैं? तभी उस औरत ने कहा, ये सवाल मैं भी तुझसे पूछना चाहती हूँ, तू कौन है? कौन है ये लड़की? किससे डरकर वो भाग रही है? कौन है बीस्ट? क्यों डरते हैं सबसे उससे इतना? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय क्रूल बीस्ट, बीस्ट का कहर। उस औरत का सवाल सुनकर वो लड़की डर गई और अपनी डरी सहमी आंखों से उसे देखने लगी। तो ये देख, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम आस्था है। 2 दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। सब तुझे खड़े खड़े देख रहे थे, पर कोई तेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ, मैं थी वहां और तुझे अपने साथ ले आई। ये सुनकर उस लड़की ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं 2 दिन से बेहोश हूँ? उस औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, हो, पर तुझे देखकर तो लगता नहीं तू यहाँ की है। कहाँ से है तू? क्या नाम है तेरा? ये सुनते ही उस लड़की ने अपनी नजरें नीची कर ली और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए सोचने लगी, मैं इन्हें अपना सच कैसे बताऊं? मेरा अतीत कहीं मेरा आज न बन जाए। नहीं, मैं सब पीछे छोड़ आई हूँ। मेरा अब मेरे अतीत से कोई रिश्ता नहीं। मुझे यहाँ रहने के लिए नए नाम, नई पहचान की जरूरत है। पर क्या नाम बताओ मैं इन्हें अपना? मेरी किस्मत ने जो मेरे साथ मजाक किया है, उसके बाद तो मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया है। किस्मत, हाँ किस्मत। ये सोचकर उसने आस्था की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, मेरा नाम नियति है। तभी आस्था ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसका सिर सहलाते हुए बोली, नियति, बड़ा ही प्यारा नाम रखा है, तेरी माँ ने तेरा। ये बोल उसने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। तो वही माँ शब्द सुनकर नियति की आंखों के सामने एक सांवले रंग की महिला का चेहरा आ गया, जिसकी मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी सजी थी। वो औरत अपने सामने बैठी नियति से बोली, ए लाडो, हमको काहे ऐसे देखत है, हम तुम्हारी ही माँ है। उस औरत की बात पर लड़की, जो कि नियति ही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ माँ, आप मेरी ही माँ हो, पर आज आप नई नई साड़ी में चकाचक लग रही हो, एकदम मधुबाला के जैसी। ये बोलते हुए नियति ने अपनी कजरारी आंखों से काजल चुराकर अपनी मां को नजर का काला टीका लगा दिया, जिस पर उसकी मां ने कहा, धता, इस उम्र में हमको कौन नजर लगाएगा? तो उनकी बात पर नियति ने अपनी मां के गले में अपनी बाहें डाल उससे लिपटते हुए कहा, माँ बाबा है ना, वो कितना प्यार करते हैं आपसे, उनकी ही नजर लगेगी। ये बोल वो मुस्कुराने लगी। तो उसकी बात पर उसकी मां ने नियति के कान पकड़े और उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, तुम कॉलेज पढ़ाई करने जात हो या ये सब सीखने? आइंदा से हमसे दोबारा ऐसन बात किए न तो हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। नियति अपनी मां से माफी मांगते हुए खुद को बचाने लगी कि तभी आस्था की पुकार सुनकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। तो एक बार फिर उसका सामना आस्था की सवालिया नजरों से हुआ। ये देखकर वो फिर से नजरें चुराते हुए सोचने लगी। तभी उसे देखते आस्था ने पूछा, कहाँ से है तू? घर का पता याद है? कुछ बोल बेटा। एक और सवाल की नियति को उम्मीद नहीं की थी, पर इसका जवाब तो उसे देना ही था। तो उसने आस्था को देखते हुए कहा, मैं गांव से हूँ। मेरे गांव में ईश्वर का प्रकोप पड़ा, या ये कहिए कि महादेव की त्रिनेत्र की दृष्टि हमारे गांव पर पड़ी और सब तबाह हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को शहर में पाया और अब आपको अपने सामने देख रही हूँ। नियति ने बहुत संभलकर अपने शब्दों का चयन किया था, ताकि आस्था उसके अंदर के दर्द को न देख सके, जिसे वो अपने सीने में छुपाए बैठी थी। उसकी कहानी सुनकर आस्था ने कहा, बहुत बुरा हुआ बेटा तेरे साथ, पर तू चिंता मत कर। न तेरा कोई अपना रहा और न अब मेरा अपना कोई है, तो तू अब से मेरे साथ ही रहेगी। उसकी बात पर नियति ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं होगी।
ये सुन आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ नहीं बेटा, मुझे तो तेरे यहाँ रहने से खुशी होगी। ये बोल वो उठकर जाने लगी। नियति ने उन्हें जल्दी से रोकते हुए कहा, माँ। उसके ये कहते ही आस्था के आगे बढ़ते कदम रुक गए और उसने मुड़कर ममता भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या कहा तूने मुझे? ये बोलते हुए वो उसके पास आई तो वही नियति उसे पास आते देखकर डर गई और डरते हुए उसने आस्था से कहा, मैं आपको नाम से नहीं बुला सकती थी, आप मुझसे उम्र में बड़ी है इसलिए कुछ समझ नहीं आया तो आपको माँ कह दिया। उसने सफाई दी और डरी डरी नजरों से आस्था को देखने लगी कि तभी आस्था ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज से तू मुझे माँ ही कहना। ये बोलकर उसने प्यार से नियति के गाल को सहलाया और उठकर जाने लगी तो उसने उसे रोकते हुए फिर से कहा, आप कहाँ जा रही हैं माँ? उसकी बात सुनकर आस्था रुक गई और उसके पास आकर बैठ गई। फिर उसे देखते हुए बोली, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं 2 दिन से यहाँ तेरे साथ ही थी क्योंकि तुझे मेरी जरूरत थी और साहब भी बाहर गए हुए थे इसलिए मैं तेरे पास ही रह गई, पर वो आज ही वापस आ रहे हैं इसलिए मुझे जाना होगा बेटा। उसकी बात पर नियति ने भौहें सिकोड़कर कहा, साहब? ये साहब कौन है माँ? उसके पूछने पर आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मेरे मालिक हैं, एकदम राजकुमार जैसे दिखते हैं। अच्छा मियाँ, आपके साहब को कोई नाम तो होगा ना? उसके पूछने पर आस्था ने कहा, हाँ है ना, सभी साहब को बीस्ट कहकर बुलाते हैं, उनसे सब डरते हैं क्योंकि साहब गलत करने वालों को सजा देते हैं, पर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। ये बोल वो उठकर जाते हुए आगे बोली, तेरे लिए कपड़े अलमारी में रखे हैं, नहाकर पहन लेना, किचन में खाने के लिए भी है तो कुछ खा भी लेना। ये कहकर वो चली गई। वही नियति अभी भी सोच में गुम थी कि तभी उसने सोचते हुए खुद से कहा, बीस्ट, ये कैसा नाम हुआ और उन्हें सब बीस्ट क्यों बुलाते हैं? क्या वो सच में जानवर है? फिर वो आदमी अच्छा और राजकुमार कैसे हुआ? शायद अम्मा को इंग्लिश समझ नहीं जाती इसलिए वो बीस्ट को राजकुमार कह रही हैं। ये बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जब से आस्था के मुंह से बीस्ट सुना था वो उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। शौव लेने से नियति का सफेद चेहरा गुलाबी हो गया था। 19 साल की नियति दिखने में बहुत खूबसूरत थी। गोल आकार के चेहरे पर बड़ी बड़ी 2 काली आंखें, छोटी सी नाक और गुलाब जैसे होठ, सुराही सी गर्दन और चांद की चांदनी सा चेहरे पर नूर। कमर तक आते उसके काले लंबे बाल वो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। उसकी सुंदरता का बखान करने में किसी भी व्यक्ति को शब्द कम पड़ जाए। कुल मिलाकर नियति स्वर्ग से आए आसरा लग रही थी। वो आईने में अपने अक्ष को देखते हुए अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। तभी एक बार फिर उसका ध्यान बीस्ट पर गया और उसने सोचते हुए खुद से कहा, ये बीस्ट ऐसा नाम कौन रखता है? नाम से ही पता चल रहा है वो कोई राक्षस, शैतान, हैवान होगा। आस्था माँ भी न कितनी भोली है, एक जानवर को राजकुमार कह रही है। ये बोल उसने अपने बालों को झटका और किचन की तरफ जाते हुए बोली, कितनी भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर कुछ दूरी पर एक विला बना था। उसका रंग डार्क था। विला के एंट्रेंस पर ही बड़ा और बोल्ड अक्षर में बीस्ट विला लिखा था। हाथों में हथियार लिए काले कपड़े पहने कुछ लोग विला को घेरे खड़े थे। तो वही विला के अंदर से एक आदमी की बुरी तरह चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि बाहर खड़े गार्ड भी उस आवाज को सुनकर सहमे हुए थे। वही विला के अंदर रोशनी कम, अंधेरा ज्यादा फैला हुआ था और विला के पीछे वाले हिस्से से चीखने की आवाजें आ रही थी। एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, उसने कान में ब्लूटूथ पहना हुआ था और वो लंबे लंबे कदमों से उस रूम की तरफ बढ़ रहा था जिस रूपम से वो आवाजें आ रही थी। तभी उस आदमी ने रूम में एंटर करते ही कहा, जैगुआ स्टॉप। ये सुनते ही जैगुआ, जो अपने सामने फर्श पर पड़े आदमी को सजा दे रहा था, वो रुक गया और पलटकर उसने अपने सामने खड़े आदमी से कहा, टाइगर तूने मुझे रोका क्यों? ये गद्दार है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसने सोच भी कैसे लिया कि ये बीस्ट को पीट करेगा और उनकी नजरों से बच भी जाएगा। उसकी बात पर टाइगर ने नीचे पड़े जख्मी आदमी को देखते हुए कहा, मैं इसे बचा नहीं रहा हूँ, बस तुझे रोक रहा हूँ, इसकी जान बीस्ट खुद अपने हाथों से लेंगे। ये सुनकर जैगुआ ने जल्दी से कहा, क्या वो आ गए? टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, पर आज रात तक आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर जैगुआ ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, मेरे हाथों मरता तो शायद तुझे थोड़ी आसान मौत मिलती, पर बीस्ट के हाथों मरकर तो तू दोबारा इस धरती पर जन्म लेने से भी डरेगा। ये बोलकर वो टाइगर के साथ जाने लगा, पर तभी उसकी बात सुनकर और बीस्ट की कहर को याद कर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं जैगुआ, मुझे तुम मार दो,
मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहता। यो जानवर है, जानवर, वो मारने से पहले मुझे बहुत तड़पाएगा। मैं उसका टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। मुझे तुम मार दो जैगुआ, मुझे तुम मार दो। टाइगर और जैगुआ दोनों के ही कदम उसकी बात सुनकर रुक गए और वो दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर उसे देखने लगे। तभी टाइगर ने होठों को टेढ़ा कर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो जानवर है। जानवर, खूंखार जानवर, इसलिए ही तो सब उन्हें बीस्ट कहकर बुलाते हैं। और ये जानते हुए भी तूने उन्हें चीट किया, तो अब तू सजा के लिए भी तैयार रह। उसकी बात को आगे जारी रखते हुए जैगुआ ने कहा, और वही तेरी जान लेगा। धोखा तूने उन्हें दिया है तो मौत भी तुझे उनके हाथों से मिलेगी। तू आज उनका शिकार बनेगा। ये बोल वो मुस्कुराया और टाइगर के साथ चला गया। ये दोनों ही आदमी टाइगर और जैगुआ बीस्ट के सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी हैं। ये दोनों ही उसके सारे काम हैंडल करते हैं। दोनों ही हमेशा बीस्ट की परछाई बनकर उसके साथ रहते हैं। ये बीस्ट का विला था, उसकी बनाए एक अलग दुनिया, या कहीं कि उसका बनाया जंगल जहां का वो राजा था। उसके हर एक आदमी का कोड नेम एक खूंखार जानवर के नाम पर था और वो खुद एक क्रूएल बीस्ट था, जिसका कहर हर तरफ फैला हुआ था। वही दूसरी तरफ 4-5 लोग एक आदमी को मार रहे थे, और उनसे ही कुछ दूरी पर एक आदमी अंधेरे में बैठा था और अपनी काली आंखों से सब देख रहा था। तभी उस आदमी को मार रहे 5 आदमियों में से एक ने कहा, बीस्ट ये तो बेहोश हो गया। उस आदमी के ये कहते ही बीस्ट की गरजती आवाज वहां गूंजी, अगर ये बेहोश हो गया है तो होश में लाओ इसे, मैं इसे अभी और तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। तारानकन, उसके ऑर्डर को तुरंत ही फॉलो किया गया और पानी के छींटे मारकर उस आदमी को होश में लाया गया। जैसे ही वो होश में आया, उसने तुरंत ही बीस्ट के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बीस्ट, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं, बीस्ट हूँ बीस्ट, और मैं माफी नहीं गलती की सजा देता हूँ। बीस्ट की बात सुनकर उस आदमी का गला सूख गया। तभी एक आदमी ने बीस्ट के हाथ में एक रिमोट पकड़ा दिया। उसने जैसे ही रिमोट का बटन प्रेस किया, वो आदमी जोर से चिल्लाया। दरअसल उस आदमी के हाथ पैर और गर्दन पर लोहे का पट्टा जैसा कुछ बंधा था, जिससे हाई वोल्टेज करंट निकल रहा था। वो आदमी दर्द में तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। वहीं अंधेरे में बैठा बीस्ट उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। इधर टाइगर और जैगुआ के रूम से निकलते ही वो आदमी पीछे से चिल्लाता रह गया। उसकी चिल्लाने की आवाज आस्था के कानों तक भी गई और उसने अपनी बगल में खड़ी अपनी ही उम्र की एक औरत से कहा, शीला ये आवाज कैसे? क्या फिर से कोई आया है? उसके पूछने पर शीला ने कहा, हाँ कल रात ही टाइगर इस आदमी को लेकर आया है। जारी है, कौन है ये आदमी? क्यों धोखा दिया इसने बीस्ट को? अब क्या सजा देगा बीस्ट से इसके कर्मों की? क्यों नियति ने अपनी पहचान के बारे में आस्था से झूठ कहा? बीस्ट के विला में नियति 3196। उसके पूछने पर शीला ने कहा, हम मिस्टर टाइगर कल रात ही एक आदमी को लेकर आए हैं। सुना है उसने साहब के साथ गद्दारी की है, उन्हें धोखा दिया है, उसी की सजा मिल रही है उसे। अब तुम तो 2 दिन से काम पर नहीं आई, वैसे तुम थी कहाँ? उसकी बात पर आस्था ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और साहब भी नहीं थे, इसलिए मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। ये सुन शीला ने मुंह बनाते हुए कहा, इसलिए तो कहती हूँ हमारे साथ यहाँ आकर सर्वेंट क्वार्टर में रहो। पर तुम कहाँ किसी की सुनती हो? इतनी दूर से जाना जाना करोगी तो बीमार तो पड़ोगी ही। तारानकन, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ रहने की कोशिश नहीं की, पर मुझे यहाँ नींद नहीं आती। वो घर मेरे पति का बनाया है, वहाँ रहकर मुझे सुकून सा मिलता है। ये बोल आस्था धीरे से मुस्कुराई तो शीला ने भी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने हाथों को चलाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना आज साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना तुम्हें ही बनाना है। वो तुम्हारे हाथों का ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। ये बोलकर आस्था भी अपने काम में लग गई। रात का समय करीब 9 बज रहे थे। आस्था और नियति दोनों साथ में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी आस्था ने कहा, तेरे हाथ में तो जादू है। जादू? तू कितना अच्छा खाना बनाती है। उसकी बात सुनकर नियति मुस्कुराए और उसने आस्था को देखते हुए कहा, माँ आपने मुझे रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए खाना दिया और इतना सब कुछ मेरे लिए किया, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती। आप इस उम्र में काम करेगी और मैं घर पर रहकर आराम नहीं कर सकती। माँ मुझे भी काम करना है। तारानकन, तुझे काम करना है, पर तू क्या काम करेगी? आस्था ने उसे देखते हुए पूछा तो कुछ देर सोचकर नियति ने कहा, मैं कुछ भी करेगी माँ, कोई सा भी काम हो मैं करेगी माँ। ये बोल उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे काम करके पैसे कमाने ही होंगे।
मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, पर मैं आस्था माँ के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकती। उसकी बात पर आस्था भी सोचने लगी थी और उसने सोचते हुए खुद से कहा, नियति को खाना अच्छा बनाना आता है, क्यों ना कल मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊं और शीला से इसकी काम की बात करके इसे भी वही काम पर लगवा दूं। जवान लड़की है और खूबसूरत भी कितनी है, मेरे साथ रहेगी तो मैं इसका ख्याल रख पाऊंगी। ये सोच उसने नियति से कहा, तुझे काम करना है ना, तो तू कल मेरे साथ चलना। सुनते ही नियति ने जल्दी से सिर हिला दिया और दोनों खाना खाने लगी कि तभी नियति को कुछ याद आया और उसने कहा, माँ जब आप मुझे लेकर आई तो मेरे साथ मेरा सामान। वो अभी बोल ही रही थी कि इतने में ही आस्था ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तेरा सामान तो वहां नहीं था, शायद तेरा एक्सीडेंट होते ही कोई चोर तेरा सामान चुरा ले गया होगा। ये सुनकर नियति के होश उड़ गए और उसने मन ही मन खुद से कहा, समर्थ का एड्रेस तो उस डायरी में ही था, अब मैं कैसे समर्थ को ढूंढूंगी। वही दूसरी तरफ बीस्ट विला में एक ब्लैक कलर की पॉश कार जिस पर वही बब्बर शेर का लोगो लगा था, वो कार विला के एंट्रेंस के सामने आकर पार्क हुई। पाइथन ने जल्दी से गाड़ी से निकलकर बैंक डोर खोला तो उसमें एक शख्स जिसकी हाइट 6.4 थी वो अपनी लंबी टांगे बाहर निकालते हुए कार से निकला। उसका पत्थर जैसा सीना, चौड़े कंधे और कसा शरीर उसकी परफेक्शन को बयां कर रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर काली आंखों में उसका कहर दिख रहा था। शार्प जॉ लाइन और हल्की बियर्ड में वो लड़का सपनों का राजकुमार लग रहा था, पर उसके अंदर से आ रही डेंजरस वाइब सभी को उससे डरने पर मजबूर कर रही थी। पाइथन एक साइड में सिर झुकाए खड़ा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। बीस्ट ने उसे एक नज़र देखा और अंदर चला गया। उसके जाते ही पाइथन ने अपनी रुकी हुई सांस को छोड़ा और बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, हे भगवान, मैं कब तक ऐसे ही डर डर कर जीऊंगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसके पीछे से एक आवाज आई, तब तक जब तक तू यहाँ काम करेगा। ये सुनकर पाइथन ने पीछे देखा तो उसके पीछे जैगुआ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर पाइथन ने मुंह बनाकर कहा, क्या सर, एक तो यहाँ मेरी वॉट लगी पड़ी है और ऊपर से आप। खैर छोड़ूं। ये बोल वो अंदर जाने लगा तो जैगुआ ने उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अबे कहाँ जा रहा है, बोल ना। बोलू, आपको पता है दे बाप दे बीस्ट और कुएल होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई थी, बेचारी मासूम सी छोटी चूहिया जैसी लग रही थी। उसे देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए, पर बीस्ट को नहीं आया। उन्होंने कहा, चला दो गाड़ी उस पर, जिंदगी से प्यार होगा तो हट जाएगी, नहीं तो धरती का बोझ कम हो जाएगा। पाइथन की बात सुनकर जैगुआ जोर जोर से हंसने लगा, तो उसे हंसते देखकर पाइथन ने मुंह बनाकर कहा, आपको हंसी आ रही है? अरे वो सरेआम मुझे मर्डर करने के लिए कह रहे थे, वो तो मैंने हॉर्न दे दिया और वो लड़की साइड हो गई, वरना वो बेचारी चूहिया भगवान को प्यारी हो जाती। ये सुनकर जैगुआ फिर से हंसने लगा। तभी वहां टाइगर आ गया और उसे हंसते देखकर उसने पूछा, तू ऐसे क्यों हंस रहा जैसे तेरी लॉटरी लग गई हो? उसकी बात सुन जैगुआ ने टाइगर को सब बताया, तो उसने बिना कुछ रिएक्ट किए कहा, तुम दोनों की अक्ल घास चरने गई है क्या? आज तक उन्हें किसी चीज से फर्क पड़ा है जो अब पड़ता? गधे हो तुम दोनों। ये बोल वो अंदर चला गया। उसके पीछे जैगुआ भी चला गया। दोनों ही बीस्ट को ढूंढते हुए उसके वर्कआउट रूम में गए, जहां वो वर्कआउट करता था। जब वे दोनों रूम में एंटर हुए तो बीस्ट छत से लटके पंचिंग बैग पर लगातार पंच किए जा रहा था। उसकी अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी बॉडी लगातार वर्कआउट करने की वजह से पसीने से भीग गई थी। उसे इतना फोकस्ड देखकर पाइथन और टाइगर दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उसे डिस्टर्ब करें, पर जो बात दोनों उसे बताने आए थे उसका जानना भी जरूरी था। यही सोचकर टाइगर ने कहा, बीस्ट वो हमें मिल गया है जो हमें धोखा देकर खन्ना के साथ जाकर मिल गया था। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी जैगुआ की नज़र बीस्ट के हाथ पर बंधे सफ़ेद रंग के कपड़े पर गई। उसके हाथ में बंधा सफ़ेद रंग का कपड़ा लाल हो गया था। वो टाइगर से इस बारे में कुछ कहता कि तभी बीस्ट रुक गया और उसने एक रस्सी खोल दी, तो छत से लटका पंचिंग बैग चढ़ाम से नीचे आकर फर्श पर गिरा। टाइगर और जैगुआ दोनों ही 2 कदम पीछे हट गए। वे दोनों अभी उस पंचिंग बैग को देख ही रहे थे। उनके देखते देखते ही अचानक से उसके अंदर से खून निकलने लगा। ये देखकर दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और टाइगर ने जल्दी से जाकर पंचिंग बैग खोला तो उसके अंदर वही आदमी था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और उसके पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था। बीस्ट ने पीछे मुड़ते हुए कहा, ले जाओ इसे और डाल दो उसके पिंजरे में, कितने टाइम से भूखा है वो, उसका भी पेट भर जाएगा।
उसकी बात पर दोनों ने ओके कहा और उस आदमी को जो लगभग मर ही चुका था उसे लेकर वे दोनों विला के बैंक साइड में गए। एक बड़े से हॉल के अंदर केज बना था। उसके अंदर एक ब्लैक पैंथर था। उस आदमी को पिंजरे में डालकर जगुआ ने पैंथर से कहा, है ब्लैकी, आज तेरी पार्टी ले, भर ले अपना पेट। ये बोल वो मुस्कुराया तो ब्लैकी ने भी अपने ही स्टाइल में दहाड़ दिया। ब्लैकी नाम उसका बीस्ट ने ही रखा था। बीस्ट ब्लैकी को साउथ अफ्रीका से अपने साथ लाया था। ये उसका फेवरेट पेट था और उसकी ही सुनता था। वही बीस्ट उस रूम से निकलकर अपने रूम में आ गया। उसने सिगरेट अपने होठों के बीच दबाए और उसके कस लेकर कहा, अतीश खन्ना, मैं कल तुझसे मिलूंगा और तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। उसके शब्द उसकी ओरे की तरह ही एकदम कठोर थे। सिगरेट की कस लेकर वो बालकनी से रूम में आया और बेड पर तिरछा होकर लेट गया। उसका चेहरा छत की सीलिंग की तरफ था और वो पूरे बेड पर हाथ पैर फैलाए लेटा था कि तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ गया। वो चेहरा एक लड़की का था। उस लड़की ने अपने हाथ को तिरछा कर अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके गुलाबी हल्के मोटे सिसकते होठों के नीचे एक काला तिल था। ये देखते ही बीस्ट ने अचानक से झुंझला कर अपनी आंखें खोली और गुस्से में खुद से कहा, व्हाट नॉनसेंस, ये मुझे क्या दिखा। ये बोल वो उठकर चला गया। आज आस्था नियति को अपने साथ बीस्ट विला ले आई थी। उसकी चेकिंग होने के बाद ही उसे विला में एंट्री मिली थी। नियति ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। विला देखकर वो शॉक्ड रह गई। वो ऊपर ही ऊपर विला को देखते हुए चल रही थी कि तभी वो सामने से आ रहे टाइगर से टकरा गई। टाइगर कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए उसने सामने से आ रही नियति को नहीं देखा। दोनों के टकराते ही टाइगर का फोन नीचे गिर गया। ये देखकर नियति ने जल्दी से उसका फोन उठाते हुए कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं। ये बोलते हुए उसने टाइगर को देखा तो वो नियति को देखकर उसे देखता ही रह गया। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। सर, आपका फोन, नियति ने उसे फोन देते हुए कहा तो टाइगर उसकी आवाज सुनकर अपने सेंस में आया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर नियति डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इसका क्या जवाब देगी। तभी आस्था ने पीछे से आते हुए कहा, टाइगर बेटा, ये नियति है, मेरे साथ आई है। उसकी बात पर टाइगर ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, आस्था आंटी, आप जानती हैं ना यहाँ कोई लड़की नहीं आती, फिर आप इसे क्यों ले आई। अगर उन्हें पता चला तो जानती हैं क्या होगा। मैं बात करूंगी साहब से इसके काम की। आस्था की बात पर टाइगर ने झुंझलाते हुए कहा, काम? पहले इसे कहीं छुपाए, ये उनके सामने नहीं आनी चाहिए और इसकी बात भी आप शाम को करना। पहले आप जल्दी से उनका नाश्ता तैयार करिए, हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। आस्था ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। टाइगर के जाने के बाद आस्था ने नियति से कहा, बेटा, यहाँ से दाएं और मुड़कर सर्वेट क्वार्टर आएगा, तू वहाँ चली जा, मैं वहीं तुझसे आकर मिलती हूँ। नियति ने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चली गई। वो कुछ दूर चली ही थी कि तभी उसने रास्तों को देखते हुए कहा, यहाँ से कहाँ जाना था, मैं तो भूल ही गई। ये बोल वो इधर उधर देखते हुए जाने लगी तो वही सामने से कान में लगे ब्लूटूथ से कॉल पर बात करते हुए बीस्ट आ रहा था। उसकी नजरें अपने फोन में थी और वो फोन चलाते हुए आ रहा था। तभी से उसके कंधे से अचानक ही नियति को टक्कर लग गई। जारी है, क्या हो जाएगी आज नियति बीस्ट के गुस्से का शिकार। कौन है ये अतीश खन्ना? कौन है ये समर्थ जिसे नियति ढूंढना चाहती है? हु इज शी? बीस्ट विला टकराते ही जहां बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वहीं नियति अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई। वो धड़ाम से नीचे गिर गई और उसका दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया। वो फर्श पर हाथों के सहारे बैठी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि तभी उसने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, ये क्या था? ये आदमी है या चट्टान? मैं टकराते ही नीचे गिर गई और ये अभी तक अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति दुपट्टे के पीछे से ही बीस्ट की दिख रही हल्की झलक को देखते हुए बोल रही थी। वही बीस्ट नियति को घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर दुपट्टा होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उसकी आंखें वो एकटक उसे गुस्से में घूर रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही बीस्ट की गुस्से भरी आवाज नियति के कानों में गई, वो डर से बुरी तरह से हिर गई। आवाज सुनकर उसकी धड़कनें और तेज हो गईं कि तभी उसे खामोश देखकर बीस्ट माथे पर सिलवटे समेटे उससे फिर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस बार नियति ने उसकी बात पर गौर किया और खुद से कहा, तो ये इस घर के मालिक है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया?
जिनसे बचना था उसी के सामने आ गई। क्या भगवान जी, मेरी मदद तो आप करते नहीं पर फंसा हर बार देते हो। अब कैसे बचूं मैं इस बीस्ट से? अरे जिसका नाम ही बीस्ट है, वो कितना डरावना होगा। अच्छा है मुझे इनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, वरना मैं तो इन्हें देखकर ही मर जाती। वो अभी खुद से बोल ही रही थी कि तभी एक और आवाज गूंजी, बीस्ट। किसी के पुकारने पर बीस्ट पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी नियति मौके का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गई। जैगुआ बीस्ट के पास आया और उसे देखते बोला, मैम का फोन आया था, वो नेक्स्ट मंथ वापस आएंगी। उसकी बात सुनकर बीस्ट ने कहा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? जैगुआ इधर उधर देखने लगा पर उसे कोई नहीं दिखा। नियति को न देखकर उसने बीस्ट की तरफ देखते हुए कहा, बीस्ट यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है। ये सुन बीस्ट ने उसे घूरकर देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये लड़की नहीं दिख रही तुझे? ये बोलते हुए उसने नीचे देखा, जहाँ थोड़ी देर पहले नियति गिरी पड़ी थी, पर अब वो वहां नहीं थी। उसे न देखकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और आंखें बंद करते हुए कहा, आउट। ये सुनते ही जैगुआ वहां से 9-2-11 हो गया। उसके जाने के बाद बीस्ट ने अपनी आंखें खोली और उसी जगह को देखते हुए कहा, हु इज शी? वो अभी यही थी पर इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? ये बोल उसने इधर उधर देखा। जब उसे नियति कहीं नहीं दिखी तो वो भी चला गया। उसके जाते ही नियति पिलर के पीछे से बाहर आए और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, आज तो तू बच गई नियति, पर कब तक इसकी शैतानी नजरों से बचेगी? कहीं ये तुझे तेरी गलती के लिए फांसी पर न लटका दे। ये बोल उसने चारों ओर नजरें घुमाए और विला को देखते हुए बोली, मैं उनसे टकराए पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस घर में रोशनी कम अंधेरा ज्यादा है, दिन भी रात जैसा लग रहा है। अब ऐसे में तो मैं किसी से भी टकरा जाऊंगी। उधर बीस्ट ब्रेकफास्ट के बाद टाइगर के साथ होटल के लिए चला गया था। टाइगर के कहने पर आस्था ने बीस्ट के सामने नियति का कोई जिक्र नहीं किया था और किचन में आकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। आस्था अपनी ही धुन में सब्जी काट रही थी कि तभी अचानक से उसकी उंगली भी कट गई और वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर शीला, जो किचन के सामने से ही गुजर रही थी, वो अंदर आए और आस्था का कटा हाथ देखकर जल्दी से बोली, ये क्या किया तुमने आस्था? अपनी उंगली काट ली? उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने एक मेड को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। कोट। उसकी बात मानकर वो मेड जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। तभी शीला ने आस्था के हाथ पर पट्टी करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, उन्हें सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अब कौन बनाएगा उनके लिए खाना? मेरे हाथ का बना खाना तो वो कभी खाएंगे नहीं। उसकी बात पर आस्था ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरे साथ आज मेरी बेटी आई है। मैंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा है। वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अगर तुम कहो तो मैं उससे कह देती हूँ, वो खाना बना देगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शीला ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो तुमने पहले ही अपनी बेटी को लाकर बीस्ट का बनाया रूल तोड़ दिया और अब उसके हाथ का बना खाना तुम बीस्ट को खिलाना चाहती हो। जान ले लेगा वो तुम्हारी भी और मेरी भी। मैं जानती हूँ, पर मेरा भरोसा करो, साहब को उसके हाथ का खाना पसंद आएगा। कोट। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात शीला उसे समझाते हुए बोली, आस्था, बीस्ट तुमसे सही से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आस्था का मुंह लटक गया और उसने उदासी भरी आवाज में कहा, तो अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शीला सोचने लगी, बीस्ट कभी भी बाहर का खाना नहीं खाता था, न कभी किसी और के हाथ से बना खाना खाता था। वो सिर्फ आस्था के हाथ का बना खाना ही खाता था। वहीं उधर जब बीस्ट टाइगर के साथ होटल पहुंचा तो सभी लोग उनके आने से पहले ही पहुंच चुके थे। स्टेज के सामने वाली टेबल खाली थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये टेबल उसी के लिए ही बुक्ड हो। वो टाइगर के साथ जाकर उस टेबल पर बैठ गया। वहां करीब 20 से 25 टेबल थी और सभी टेबल पर 2 से 3 लोग बैठे थे। ये एक बिजनेस गेट टुगेदर था जहां आज एक बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने वाली थी। वहीं स्टेज के दूसरी तरफ कॉर्नर में अतीश खन्ना बैठा था। उसकी नजरें एकटक बीस्ट को ही देख रही थी। जब से वो आया था अतीश खन्ना तब से उसे ही देखे जा रहा था कि तभी कुछ लोग स्टेज पर आए और उनमें से एक ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, टैलेंटेड तो यहाँ सभी लोग हैं और आप सबके प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, पर ये प्रोजेक्ट किसी एक को ही मिल सकता है। यकीन मानिए हमें भी ये डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हुई थी, पर हमने उस टैलेंट को ढूंढ लिया है।
जो इस प्रोजेक्ट को सही मायनों में डिजर्व करता है। उस शख्स ने बहुत ही कम टाइम में बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनाने का प्रोजेक्ट भी उसे ही मिलता है। ये प्रोजेक्ट चौहान कंस्ट्रक्शन को जाता है। अब्रम सिंह चौहान प्लीज स्टेज पर आइए। ये सुनते ही तालियों का शोर पूरे हॉल में गूंजने लगा। वहीं अतीश खन्ना ने अब्रम को गुस्से में देखते हुए दांत पीसकर कहा, अब्रम नहीं, इसे तो उसके उसी नाम से बुलाओ जिस नाम से इसने लोगों में अपना डर बना रखा है। पूरा दिल्ली शहर उसे उसी नाम से तो जानता है, बीस्ट। अतीश की बात में अब्रम के लिए उसका गुस्सा झलक रहा था। वहीं अब्रम उठा और स्टेज पर जाने लगा। उसने जाते हुए अपनी एक नज़र अतीश खन्ना पर डाली और होठों को तिरछा कर स्टेज पर चला गया। उसकी ये तिरछी मुस्कुराहट अतीश को चिढ़ा रही थी, तो वहीं अतीश भी आंखों में बेहद नफरत समेटे उसे ही घूर रहा था। अब्रम ने पेपर साइन कर उनसे हाथ मिलाया तो उन लोगों ने उसे कंग्रेचुलेट किया। अब्रम प्रोजेक्ट की फाइल लेकर वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही सभी एक एक कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अब वहां अब्रम और अतीश ही बैठे थे और दोनों के साथ उनका असिस्टेंट बैठा था कि तभी अतीश ने अपनी जगह से उठते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, समर्थ चलो किसी को उसकी जीत की बधाई देकर आते हैं। ये बोल वो बीस्ट के पास जाने लगा, तो वही उसकी बात सुनकर समर्थ ने खुद से कहा, ये सर को क्या गया है, कल तक बीस्ट से प्रोजेक्ट छीनना चाहते थे और आज उसे ही बधाई दे रहे हैं। ये बोल वो भी उसके पीछे चला गया। बीस्ट और टाइगर दोनों अभी भी बैठे थे कि तभी अतीश ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन अब्रम सिंह चौहान। ये सुन अब्रम ने उसे देखते हुए होठों को तिरछा कर कहा, टाइगर कैसा फील होता है जब हम किसी को उसकी औकात दिखाते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी मिलती है बीस्ट, दैट्स। ये बोलते हुए वो खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर अतीश की आंखों में देखते हुए कहा, अगर दोबारा तेरा कोई आदमी मुझे मेरी कंपनी में तानका झांकी करता हुआ दिखा तो अगली बार सजा उसे नहीं तुझे दूंगा। उसके शब्द उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही एकदम कठोर थे। उसका खुलेआम धमकी देना अतीश के गुस्से को और बढ़ा गया था। वो जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुआ कि तभी टाइगर ने फोन में एक वीडियो प्ले करके उसके सामने कर दिया। अतीश वीडियो देखकर हैरान रह गया। वीडियो में ब्लैकी उसके आदमी को चीर फाड़ कर खा रहा था। ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अब्रम ने उसके चेहरे के उड़े रंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। तू खुद को समझता क्या है? अतीश ने गुस्से में कहा तो उसकी बात पर अब्रम ने होठों को तिरछा कर कहा, क्यों तुझे नहीं पता? चल बता देता हूँ, अगर जीना है तो मुझसे दूर रह, मुझसे उलझेगा तो बेमौत मारा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो टाइगर के साथ चला गया, तो वही उसे जाते हुए देखकर अतीश ने दांत पीसकर कहा, बीस्ट मरेगा, तू बहुत जल्द मरेगा। जब अब्रम टाइगर के साथ बीस्ट विला पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। अब्रम को अपने रूम की तरफ जाते देखकर टाइगर ने कहा, बीस्ट आप खाना नहीं खाएंगे? बीस्ट ने बिना उसकी तरफ देखे जाते हुए कहा, आस्था आंटी से कहो खाना मेरे रूम में ले आए। ये बोलते हुए वो चला गया। उसे जाते देखकर टाइगर ने खुद से कहा, आज सैटरडे है, आज फिर से वो खुद को। इतना बोलकर वो रुक गया। उसके चेहरे पर एक दर्द दिखने लगा। तभी वो किचन में गया और एक मेड से कहा, बीस्ट का खाना उनके रूम में रखवा दो। इधर अब्रम जिस रूम में था वो रूम पूरा खाली था और वहां अंधेरा भी सबसे ज्यादा था। बस एक हल्के पीले रंग की रोशनी वाला बल्ब ही वहां जल रहा था। तभी अब्रम अपना ब्लेजर निकालकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और टेबल के पास जाकर उसने चाबुक उठाया और उससे खुद को मारने लगा। उसके जख्मों से खून बह रहा था पर उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो वो टेबल पर हाथ रख उस पर झुकते हुए गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर वहां रुककर वो अपने रूम में आ गया। वहीं मेड के कहने पर नियति खाने की प्लेट लिए धीमे कदमों से अब्रम के रूम की तरफ बढ़ रही थी और वो अब्रम के डर से मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, पता नहीं हर बार मैं ही क्यों ऐसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ, मेरी रक्षा करना भगवान जी। ये बोल वो कमरे में दाखिल हुई। उसने टेबल पर खाना रखा और दबे पांव वहां से जाने लगी कि तभी उसकी नजर बेड पर औंधे मुंह लेटे अब्रम पर गई। उसकी पीठ से निकल रहे खून को देखकर नियति की आंखें चौड़ी हो गई। अब क्या करेगी नियति? क्यों टॉर्चर किया अब्रम ने खुद को? क्या नियति आज अब्रम के गुस्से का शिकार हो जाएगी? क्यों अतीश खन्ना अब्रम को मारना चाहता है? जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। मुझे वो लड़की चाहिए।
नियति जानती थी कि वो किसके कमरे में आए हैं। अभ्रम से उसका सामना पहले ही हो चुका था और उसकी कर्कश आवाज नियति के कानों में अभी तक गूंज रही थी। इसलिए वो एक और पल की देरी किए बिना ही वहां से जाने लगी कि तभी उसकी नजर बैग पर औंधे मुंह करके लेटे अभ्रम पर गई। उसके जख्मों से बहते खून को देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई। वो उसके पास है और उसके जख्मों से बहते खून को देखकर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कमरे में रखी चीजें सही से दिख नहीं रही थी। तभी उसकी नजर बेडसाइड टेबल पर रखे एक बॉक्स पर गई। उस बॉक्स पर प्लस का रेड सिंबल देखकर नियति समझ गई कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है। उसने जल्दी से बॉक्स लिया और अभ्रम के पास बैठ गई। अभ्रम का चेहरा दूसरी तरफ था, उसकी आंखें बंद थी पर वो सो नहीं रहा था ना वो बेहोश था। बस वो अपनी आंखें बंद किए लेटा था। उसके माथे पर हल्की सिलवटें उभरी हुई थी। जैसे ही नियति ने कॉटन को उसके जख्मों पर रखा, अभ्रम के माथे पर उभरी सिलवटें और गहरी हो गई और उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, टाइगर, अगर ये तू है तो जा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर नियति डर गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो वहां से चली जाना चाहती थी पर उसके जख्मों से इतना खून बहता देखकर वो जा नहीं पाई। तभी नियति ने अभ्रम की बात को इग्नोर कर फिर से कॉटन की बॉल को उसके जख्मों पर रखा तो अभ्रम ने चिढ़ते हुए कहा, हु आर यू? तुम जो भी हो, क्या तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा मुझे अकेला रहना है, जाओ यहाँ से। उसने ये इतनी गुस्से में कहा कि इस बार नियति डर कर उठ गई। वो जैसे ही पीछे हटी कि तभी वो अपने पीछे रखी टेबल से टकराकर गिरने लगी। उसने खुद को संभालने के लिए अपना एक हाथ बैग पर रखा तो उसका हाथ बैग की जगह अभ्रम के कंधे पर चला गया। अभ्रम ने उसकी छुअन को महसूस करते ही कहा, तुम टाइगर नहीं हो, तुम एक औरत हो। कौन हो तुम? ये कहते हुए उसकी सांस भारी हो गई थी और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। अभ्रम इतना थक चुका था कि उसमें अपनी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो बस लेटे लेटे ही अपनी बातों से ही अपना गुस्सा बयां कर रहा था। जब नियति ने उसके मुंह से ये सब सुना तो वो और डर गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा पर तभी अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा तो वो बेड पर आ गई। इससे पहले कि वो बेड से उठ पाती, अभ्रम ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। ये देखकर नियति चौंक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ ही नहीं, उसका पूरा शरीर भी कांप रहा था। नियति ने अपनी डरी सहमी आंखों से अभ्रम को देखते हुए मन में ही कहा, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद जब अभ्रम की कोई आवाज नहीं आई तो नियति उसे खुद पर से हटाने लगी। तभी अभ्रम ने अपनी बाहों को उसके ऊपर लपेट दिया। उसकी छुअन को महसूस करते ही नियति के शरीर में एक सिहरन उठी और उसने अपने मुंह में आए पानी को गले से नीचे उतारा। तभी उसकी नजर एक बार फिर उसके जख्मों पर गई और उसके जख्मों को देखते हुए नियति ने खुद से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो इनकी मदद करना चाहती थी और ये मुझ पर ही गुस्सा कर रहे थे और अब मुझे ही पकड़ के सो भी रहे हैं। अब मैं कैसे यहाँ से जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। फिर उसके जख्मों को देखकर सोचते हुए उसने आगे कहा, इन्हें इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा? आस्था माँ ने तो कहा था इनसे सब डरते हैं, फिर इन्हें मारने की हिम्मत किसने की? उसे अभ्रम पर तरस आ रहा था। उसके जख्म और उसका दर्द नियति से देखा नहीं जा रहा था। हमारे यहाँ तो जानवर के जख्मों पर भी मरहम लगा दिया जाता है, फिर ये तो एक इंसान है, इन्हें ऐसी हालत में देखकर कैसे छोड़ दूं? ये बोल उसने फिर से कॉटन की बॉल ली और उससे अभ्रम के जख्मों को साफ करने लगी। इस बार अभ्रम ने कोई रिएक्ट नहीं किया और ना कुछ कहा। वो चुपचाप लेटा उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। नियति के गोद में सिर रखते ही उसे नींद आ गई थी। ये पहली बार था कि अभ्रम 26 साल की उम्र में आज पहली बार सो रहा था। अभ्रम को रात में कभी नींद नहीं आई। वो अपनी हर रात जागकर बिताता था, पर आज वो नियति की गोद में सिर रखकर सो रहा था। तो वहीं अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से अनजान नियति अभ्रम के जख्मों को साफ कर उन पर मरहम लगा रही थी। उसे मरहम लगाने के बाद नियति ने अभ्रम के हाथों को खुद पर से हटाने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रही। वो अभ्रम के हाथ की एक उंगली को भी खुद पर से हटा नहीं पा रही थी। तभी ये देखकर उसने मुंह बनाकर खुद से कहा, ये आदमी है या पत्थर? थक हार कर नियति ने बेड के क्राउन से अपना सिर लगा दिया और थोड़ी देर में उसकी आंखें भी बंद हो गई। अगली सुबह जैसे ही नियति की आंख खुली उसने चौंक कर देखा। अभ्रम अभी भी उसे पकड़े सो रहा था, पर अब गहरी नींद में होने की वजह से उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई थी। इसका फायदा उठाकर नियति ने उसके हाथ को अपने कमर से हटाया और उसके सिर को बेड पर रखकर उससे दूर हो गई।
अभ्रम को एक नज़र देखकर नियति जल्दी से वहां से चली गई। वो जब अभ्रम के रूम से निकली तो सुबह के 4 बज रहे थे। विला में कोई नहीं जागा था, इसलिए किसी ने भी नियति को उसके रूम से निकलते हुए नहीं देखा था। वो विला से निकलकर सीधा सर्वेंट क्वार्टर में चली गई और आस्था के बगल जाकर लेट गई, पर डर अभी भी नियति के अंदर था। तभी उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, किसी को पता ना चले कि मैं कल रात उनके कमरे में थी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो आंखें बंद करके सो गई। दरअसल कल जब आस्था की उंगली कट गई थी तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से शीला ने उसे सर्वेंट क्वार्टर में जाकर आराम करने के लिए कह दिया था। शीला नियति के खाना बनाने वाली बात पर भी मान गई थी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और आस्था ने भी नियति की बढ़ चढ़कर उसके सामने बढ़ाई की थी, इसलिए वो मान गई थी। सर्वेंट क्वार्टर में आस्था को पहुंचाने के बाद नियति वापस विला में आ गई थी और शीला के कहे अनुसार ही वो खाना बनाने लगी थी। खाना बनाते हुए उसे काफी देर हो गई थी। जब नियति अपना काम खत्म कर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही थी कि तभी एक मेड ने उसे रोक लिया और उसे अभ्रम के रूम में खाना ले जाने के लिए कहा। नियति उसी पर डर गई थी। वो अभ्रम के रूम में नहीं जाना चाहती थी, पर मेड के फोर्स करने पर वो मान गई थी। उस मेड ने उसे लालच दिया था कि अगर अभ्रम को उसके हाथ का खाना पसंद आया तो उसे यहाँ काम मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी। ये सब सुनकर ही नियति ना चाहते हुए भी अभ्रम के रूम में खाना लेकर गई थी। इधर जैसे ही नियति गहरी नींद में सोई तो वहीं उधर अभ्रम की आंखें खुली। उसने महसूस किया कि अब उसके पास कोई नहीं बैठा है। ये देखकर उसने अपनी नजरों को चारों ओर घुमाया और खुद से कहा, नो, कल यहाँ कोई तो था, मैंने उसे महसूस किया है। वो यही थी, पर वो थी कौन? वो जो कोई भी थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? उद्धरण चिन्ह। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने उठकर बैठते हुए खुद से कहा, मैं कल सो रहा था, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे कल से पहले कभी नींद नहीं आई। इतने सालों में मैं कभी नहीं सोया, फिर आज मैं कैसे सो सकता हूँ? ये कहते हुए उसने अपना सिर पकड़ा और कल रात की बातों को याद करने लगा। उसकी आंखें बंद थी और उसके माथे पर सिलवटें भी उभरी हुई थी। धीरे धीरे उसे कल रात की एक एक बात याद आने लगी। उसे याद आ गया था कि वो कल रात किसी की गोद में सिर रखकर सो रहा था। ये याद आते ही उसने अपनी आंखें खोली और एकटक फर्श को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम मेरे घर में कैसे आए? किसने भेजा है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वो उठा और जाने लगा कि तभी उसका पैर फ्लोर पर बिछे कारपेट में उलझ गया। उसे नीचे देखा और कारपेट से अपना पैर निकालने लगा, पर तभी उसकी नज़र का एक चमकती चीज पर गई। उसने उस चीज को उठाया और उसे देखने लगा। वो नियति की पायल थी। अभ्रम उसे घूरकर देख रहा था। तभी उसने पायल को घूरते हुए कहा, तो तुम थी। ये सबूत जो तुमने छोड़ा है, अब इसके जरिए ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। कुछ टाइम बाद वो ड्रेस अप होकर हॉल में चेयर पर बैठा था। टाइगर और जगुआ दोनों उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। दोनों को देखते हुए अभ्रम ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कल मेरे कमरे में एक लड़की आई थी, पता करो वो लड़की कौन थी। ये सुनते ही टाइगर और जगुआ ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बीस्ट के रूम में लड़की, ये तो पत्थर में छेद करने वाली बात थी। दोनों ने ही एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात की और सिर झुकाए खड़े रहे। तभी अभ्रम ने आगे कहा, तुम दोनों के पास आज शाम तक का समय है, ढूंढो उसे और यहाँ लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। विला से बाहर निकलते ही जगुआ ने टाइगर से कहा, क्या यार, बीस्ट को क्या हो गया है? कल भी लड़की की बात कर रहे थे और आज भी लड़की। उद्धरण चिन्ह। क्या उन्होंने कल भी लड़की के बारे में पूछा था? टाइगर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा तो जगुआ ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ, पता नहीं वो कौन सी लड़की है जो सिर्फ बीस्ट को ही सब जगह दिखती है, पर हमें नहीं। तभी टाइगर ने सोचते हुए कहा, जब बीस्ट ने कहा है तो वो लड़की है, पर समझ नहीं आ रहा है उसे बीस्ट के अलावा किसी और ने क्यों नहीं देखा। ये सुन जगुआ ने कहा, मैं पूछकर आऊं बीस्ट से, वो लड़की दिखती कैसी है। हाँ, जाकर पूछ, थोड़ी देर बाद तू ब्लैकी के पिंजरे में दिखेगा। टाइगर की बात सुनकर जगुआ उसे घूरकर देखने लगा, तो टाइगर ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसे क्या देख रहा है? लड़की को ढूंढ, नहीं तो शाम को हम दोनों ही ब्लैकी का डिनर बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। बात तो सही है तेरी, जगुआ ने कहा और सोचने लगा कि फिर उसने सोचते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो एक लड़की ही है ना?
कहीं वो कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं, जो सिर्फ बीस्ट को ही दिखती है पर हमें नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पूरी होते ही वहां पर पाइथन आ गया। पाइथन को देखकर जैगुआ ने उसे रोकते हुए कहा, पाइथन क्या तूने यहाँ कल किसी लड़की को देखा है? क्या होगा पाइथन का जवाब? क्या टाइगर और जैगुआ दोनों नियति को ढूंढ पाएंगे? क्या करने वाला है बीस्ट नियति के साथ? क्यों अब्रम को रातों में नींद नहीं आती? नियति और बीस्ट का सामना। उसकी बात पर पहले तो पाइथन ने उसे अजीब तरह देखा और फिर सिर हिला दिया, जिस पर जैगुआ ने उसे ताना देते हुए कहा, तू भी न किसी काम का नहीं है। हाँ, जैसे आप तो बड़े काम के हो, पूरे दिन बीस्ट के साथ मैं रहता हूँ। मैं पाइथन। उसकी बात से जैगुआ चिढ़ गया और मुंह बनाते हुए उसने कहा, और मैं जैगुआ हूँ। जैगुआ समझा। तभी बीच में टाइगर ने दोनों को डांटते हुए कहा, ओ जस्ट शट अप। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना छोड़कर काम पर ध्यान दो। पाइथन तू जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर, और जैगुआ तू जाकर गार्ड से पूछताछ कर, कल जितने भी लोग विला में आए थे मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दोनों ने कुछ नहीं कहा और एक दूसरे को घूर कर चले गए। वहीं उधर नियति आस्था के साथ वापस उसके घर आ गई थी। आस्था की तबीयत अब पहले से ठीक लग रही थी। उसकी हालत देखकर ही शीला ने उसे आराम करने के लिए उसे घर भेज दिया था। आस्था बेड पर लेटी थी और नियति किचन में उसके लिए कुछ खाने का बना रही थी, पर उसका सारा ध्यान कल रात और आज सुबह की हालातों पर था। अब्रम का उसे पकड़कर सोना और उसे धमकी देना, ये सब याद कर नियति अंदर ही अंदर डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब आस्था को बताए या नहीं। जहाँ एक तरफ नियति के ख्यालों में अब्रम था तो वहीं उसके ख्यालों में भी नियति थी। वो अपने रूम में बैठा था और नियति की पायल को अपने सामने लटकाए उसे एक टक घूर रहा था कि तभी उसने पायल को घूरते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने भेजा है। मुझे मार नहीं सकते, इसलिए उन्होंने लड़की का सहारा लिया है, पर वे जानते नहीं कि बीस्ट क्या कर सकता है। अगर तुम वही हुई तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो अब तक मुझे धोखा देने वालों को मैं देता आया हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे के भाव एकदम कठोर थे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। उसके इस रूप को देखकर कोई भी डर जाता। अगर नियति अभी उसके सामने होती तो शायद वो उसे अपने हाथों से ही मार डालता। अब्रम को धोखा और झूठ पसंद नहीं था। उसे धोखा और झूठ से सख्त नफरत थी। उसे आज तक जितने भी लोगों ने धोखा दिया, उससे झूठ बोला, उसने सभी को इतनी बुरी सजा दी कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। जैगुआ और टाइगर दोनों ही उसकी क्रूरता से वाकिफ थे। उन्होंने उन लोगों को सजा देते देखा था, इसलिए दोनों ही अपनी जी जान लगाकर उसके दिए गए समय से पहले नियति को ढूंढने में लगे थे। टाइगर पाइथन के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, पर उसे अभी तक कोई संदेहजनक आदमी नहीं दिखा था। तभी वहां जैगुआ आ गया और उसने दोनों से कहा, गार्ड से पूछने पर यही पता चला है कल आस्था आंटी के साथ एक लड़की आई थी, उसके अलावा कोई भी नया शख्स विला में नहीं आया। उसकी बात सुनते ही टाइगर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर नियति दिखने लगी। जैगुआ की बात सुनकर टाइगर को याद आया कि कल उसने विला में नियति को ही देखा था। तभी उसने सोचते हुए कहा, कहीं वो लड़की आस्था आंटी की बेटी नियति तो नहीं। इतने में ही पाइथन ने कहा, अरे ये तो वही लड़की है। उसका इशारा लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई दे रही नियति पर था। दोनों ने उसकी बात सुनकर लैपटॉप पर देख रही नियति को देखा। उसे देखकर टाइगर ने पाइथन से पूछा, तू इसे कैसे जानता है? पाइथन ने कहा, ये वही लड़की है जो उस दिन कार के सामने आ गई थी। ये सुन जैगुआ ध्यान से नियति को देखने लगा और उसे देखते हुए बोला, इसका मतलब कल बीस्ट इसी लड़की की बात कर रहे थे। दोनों की बात पर टाइगर बोला, पर इसे तो मैंने बीस्ट के सामने जाने से मना किया था और इसे बीस्ट से छुपकर रहने के लिए कहा था, फिर ये उनके ही कमरे में कैसे चली गई? ये बोल वो सोचने लगा। तभी जैगुआ ने कहा, हम इसी से क्यों नहीं पूछ लेते, ये बीस्ट के कमरे में क्या करने गई थी? उद्धरण चिन्ह। गुड आइडिया, पाइथन बोला तो जैगुआ ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, मैं हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ, फालतू तो तू बोलता है। ये बोल वो हंसने लगा। टाइगर ने दोनों को घूर कर देखा और उन्हें डांटते हुए कहा, तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो और शाम के बारे में सोचो, बस कुछ घंटे बचे हैं। हाँ, तो अब लड़की मिल तो गई है, अब बस उसे यहाँ लेकर आना है। वैसे ये लड़की है कहाँ? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ के पूछने पर टाइगर ने कहा, आस्था आंटी लेकर आई थी उसे, उनके साथ ही होगी, किसी से पता करवाओ आस्था आंटी विला में अभी है या चली गई? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर पाइथन ने कहा, मैं पता करके आता हूँ। ये बोल वो जैगुआ को घूरते हुए वहां से चला गया।
तो उसने पाइथन को मुंह बनाते हुए देखकर कहा, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे ही क्यों ऐसे घूरता रहता है। टाइगर बोला, तू फिर शुरू हो गया। कोट, अरे नहीं यार, मैं तो ये बोल रहा था, आस्था आंटी की कोई बेटी नहीं है, फिर ये एक दिन में इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई। बोलते हुए जगुआ की स्क्रीन पर देख रही नियति को ही कोई देख रहा था, तो वहीं उसकी बात पर टाइगर ने सोचते हुए कहा, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि तेरे पास मेरे जितना दिमाग नहीं है ना। ये बोल जगुआ हंसने लगा, तो टाइगर उसे घूरने लगा। मुझे घूर मत और काम पर ध्यान दे, वरना ब्लैकी का डिनर तू और ब्रेकफास्ट में बनूंगा। कोट, वे दोनों अभी एक दूसरे से आर्ग्यू कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पाइथन आ गया। आस्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर चली गई और वो लड़की नियति वो भी उनके साथ गई है। पाइथन की बात पर जगुआ बोला, हाँ तो तू यहाँ क्या कर रहा है, ड्राइवर है न, जाकर लेकर आ मैडम को। उसे फिर से पाइथन को परेशान करते देखकर टाइगर ने पाइथन से कहा, तुझे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, आज के बाद तू इसकी रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और जैसी टोन में ये तुझसे बात करेगा तू भी इससे वैसे ही बात करेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर जगुआ टाइगर को घूरने लगा, तो वही पाइथन धीरे से हंस रहा था। टाइगर ने आगे कुछ नहीं कहा और उठकर चला गया। उसके पीछे जगुआ भी चला गया। जब वे दोनों आस्था के घर पहुंचे तो आस्था भी दोनों को अपने घर में देखकर हैरान रह गई। बेटा तुम दोनों यहाँ, टाइगर ने कहा। आस्था आंटी वो लड़की कहाँ है जो कल आपके साथ बीस्ट विला आई थी। आस्था बोली, नियति बेटा वो मेरी दवाई लेने गई है, आती होगी। तभी जगुआ बैठते हुए बोला, ठीक है, हम यही उसका इंतजार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों को देखकर आस्था बोली, क्या नियति से कोई गलती हुई है बेटा। टाइगर उसे सब बता देना चाहता था, पर आस्था की तबीयत खराब देखकर वो चुप ही रहा। करीब आधा घंटा गुजर जाने के बाद जब नियति नहीं आई तो दोनों को शक हुआ। वहीं आस्था के चेहरे पर घबराहट देखकर जगुआ ने कहा, आंटी आप आराम करिए, नियति हमें मिल जाएगी तो हम उसे बीस्ट विला ले जाएंगे, आप परेशान मत होना। ये बोल वे दोनों चले गए। आस्था के मुंह की बात उसके मुंह में ही रह गई। दोनों के जाने के बाद आस्था ने खुद से कहा, क्या नियति से कोई भूल हुई है। वही दोनों ने आस्था के घर के पास के सभी केमिस्ट शॉप को चेक कर लिया था, पर नियति उन्हें किसी भी शॉप पर नहीं मिली। परेशान होकर दोनों गाड़ी के पास आए और जगुआ ने टाइगर से कहा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है, वो लड़की बीस्ट को नुकसान पहुंचाने ही आई थी। उद्धरण चिन्ह। तो उसकी बात पर टाइगर बोला, पर किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने बीस्ट के पास लड़की भेजी। ये सब छोड़ और टाइम देख, शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी है। उसकी बात पर टाइगर ने कहा, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, उसे पूरे दिल्ली शहर में ढूंढो, वो शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वे दोनों ही फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। हल्का अंधेरा हो गया था। टाइगर और जगुआ दोनों ही वापस विला जा रहे थे कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने किसी के आ जाने से जगुआ ने ब्रेक लगाया। तभी एक लड़की के चीखने की आवाज दोनों के कानों में गई। उनकी गाड़ी के सामने आया शख्स एक लड़की थी। ये देखकर दोनों ही गाड़ी से जल्दी बाहर आए और लड़की के पास गए। वो बिना दुपट्टे के अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके खड़ी थी। उसकी ड्रेस के स्लीव्स फटे हुए थे। ये देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और जगुआ ने लड़की से पूछा, तुम ठीक हो। उसकी आवाज सुनकर लड़की ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाया तो उसका चेहरा देखकर टाइगर ने चौंकते हुए कहा, तुम। उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं नियति थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। कुछ देर बाद वे सभी बीस्ट विला में थे। अब्रम सोफे पर राजा की तरह बैठा था और उसके सामने नियति खड़ी थी। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे और उसके मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था। टाइगर और जगुआ दोनों ही उसके अगल बगल खड़े थे। नियति को देखते हुए अब्रम ने मन में कहा, तो तुम हो वो जो कल पूरी रात मेरे रूम थी। कल रात को याद करते ही उसका चेहरा तन गया और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तभी उसने टाइगर को इशारा किया तो उसने नियति के चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया। कपड़े के हटते ही नियति जोर जोर से सांस लेने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर ये कपड़ा उसके मुंह पर से नहीं हटता तो वो मर जाती। पसीने से नियति का चेहरा भीगा हुआ था। उसके आगे के कुछ बाल भी पसीने से गीले हो गए थे और उसके बालों की लटें उसके चेहरे और गर्दन पर चिपकी हुई थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका था और अब्रम की आंखें उसके पूरे अस्तित्व पर घूम रही थी और उसके पूरे वजूद को खंगाल रही थी।
अभी नियति खुद को संभाल ही रही थी कि तभी अब्रम की कर्कश आवाज उसके कानों में गई। कौन हो तुम? ये सुनते ही नियति का पूरा शरीर कांपने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठाकर अब्रम को देख सके। तभी अब्रम ने उसके लड़खड़ाते पैरों को देखकर जगुआ को इशारा किया तो उसने चल ले जाकर नियति को उस पर बिठा दिया। बीस्ट का टॉर्चर। नियति के होठों के नीचे एक काला तिल था। तिल को देखकर बीस्ट ने खुद से कहा, तो तुम वही हो? कौन है जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में प्लान किया है? किसने भेजा है तुम्हें? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब्रम नियति को देखते हुए सोच रहा था। वहीं नियति उसे डरी सहमी निगाहों से देख रही थी। अब्रम के पूछने पर उसने कहा, मेरा नाम नियति है। अब्रम की तरफ से एक और सवाल आया, किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो? उद्धरण चिन्ह। नियति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। यहाँ तो मुझे आस्था माँ लेकर आए हैं। अब्रम ने कहा, मैं आस्था माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका नाम बताओ मुझे जिसने तुम्हें मेरा एड्रेस दिया है, जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में प्लान किया है। तुम यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारा कोई मकसद है, बताओ किस इरादे से आए हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नियति रुआंसी आवाज में बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माँ के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गया। पर तब भी अब्रम को उस पर तरस नहीं आया और उसने अपने उसी ऑरा को बरकरार रखते हुए कहा, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। अच्छा है, पर यहाँ ना किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है ना किसी ड्रामा का ऑडिशन। तो जो पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो, वरना झूठ बोलने की सजा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी होगी। उसकी बातें नियति को डरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में उससे बात कर रहा है। उसने फिर कहा, प्लीज मेरा यकीन करिए, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ आस्था माँ के साथ आई थी। उद्धरण चिन्ह। नियति की जिद देखकर अब्रम के माथे पर सिलवटें आ गई। तभी उसने अपने पास खड़े टाइगर, जगुआ और पाइथन को देखते हुए कहा, लड़कियों को किन किन चीजों से डर लगता है? उसके पूछने पर तीनों एक एक कर उसे बताने लगे। 20 लड़कियों को सबसे ज्यादा कॉकरोच से डर लगता है, जगुआ बोला। उसके बोलने के अगले पल ही टाइगर भी बोला, 20 छिपकली, कुत्ता। इतने में पाइथन भी बोल पड़ा, 20 चूहा। सबकी बात सुनकर बीस्ट ने कहा, जाओ सब ले आओ। वही जब नियति ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी फटी आंखों से अब्रम को देखने लगी। उसकी सांसें जैसे उसके गले में आकर अटक गई थी। अब्रम उसे साक्षात शैतान लग रहा था। उसकी बात सुनकर नियति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। अब्रम उसे देख होठों को तिरछा कर बोला, देखते हैं तुम अब्रम सिंह चौहान का टॉर्चर किस हद तक झेल सकती हो। कुछ ही देर में वे तीनों ही छिपकली, कॉकरोच और चूहों के साथ वहां पर मौजूद थे। नियति के सामने रखे हुए तीनों बॉक्स, जिनमें छिपकली, कॉकरोच और चूहे थे, उन्हें देखकर नियति का गला सूख गया था। वो बार बार अपनी गर्दन को ना में हिला रही थी। वहीं उसे डरते देखकर अब्रम को मजा आ रहा था। तभी उसके इशारे पर पाइथन ने बॉक्स में से एक कॉकरोच निकालकर उसे लेकर नियति के पास जाने लगा। कॉकरोच को देखकर नियति की आंखें डर से बड़ी हो गई। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे मुझसे दूर रखो, प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके रोने और गिड़गिड़ाने से किसी को वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पाइथन ने कॉकरोच उसके कंधे पर रख दिया तो नियति अचानक से खड़ी हो गई और अपने कंधों को झटक दिया। कॉकरोच उसके कंधे से नीचे गिर गया। उसे देखकर नियति रोने लगी। उसे रोते देखकर अब्रम को सुकून मिल रहा था। तभी उसने जगुआ को इशारा किया तो वो छिपकली लेकर नियति के पास जाने लगा। ये देखकर नियति डर से पीछे हटने लगी। वो पीछे हटते हटते अब्रम के पास आ गई। जगुआ भी उसके नजदीक आ गया था। जगुआ ने हाथ बढ़ाकर छिपकली को उसके ऊपर रखना चाहा तो नियति एकदम से पीछे हो गई और लड़खड़ा कर अपने पीछे बैठे अब्रम की गोद में गिर गई। उसने गिरते ही डर से अपना चेहरा अब्रम के सीने में छुपा लिया और रोते हुए बोली, प्लीज नहीं, इसे मुझसे दूर रखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। नियति अपने ही धुन में उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बोले जा रही थी। वहीं इस नज़ारे को देखकर जगुआ, पाइथन, टाइगर तीनों ही शॉक रह गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। वो एक ही पोजीशन में खड़े हैरानी से आंखें फाड़े इस नज़ारे को देख रहे थे तो वहीं नियति के अचानक इतने करीब आ जाने से अब्रम चौंक गया था।
नियति की गर्म सांसें उसके गर्दन और चेस्ट पर पड़ रही थी। अब्रम के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट झलक रही थी। नियति ने डर से उसकी कॉलर को अपने छोटे छोटे हाथों में भर लिया। वो अभी भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। उसके आंसू अब्रम के कपड़े और सीने पर गिर रहे थे। कुछ सेकंड के लिए वो भी फ्रिज हो गया था, पर जैसे ही वो अपने सेंस में आया उसने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद किया और अपनी कर्कश आवाज में कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। नियति उसकी आवाज सुनकर डर गई। उसने चौंक कर अपना सिर ऊपर उठाया और अब्रम को देखा। 2 काली आंखें उसे ही घूर रही थी। नियति की आंसुओं से भीगी आंखें जब उसकी आंखों से मिली तो कुछ पल के लिए वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह गए। अब्रम कुछ पल के लिए नियति की आंखों और उसके मासूम चेहरे में खो गया, जो रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। उसके दर्द को देखकर अब्रम को कुछ एहसास हुआ, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए नियति की आंखों में देखते हुए कहा, ओह, तो तुम यहाँ इसके लिए आए हो। नियति को उसकी बातें समझ नहीं आई, इसलिए वो असमंजस में उसे देखने लगी। तभी अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे सेड्यूस करने के लिए भेजा है ना तुम्हें उन लोगों ने। नियति को इंग्लिश आती थी, पर इतनी नहीं कि उसे हर बात का मतलब पता हो। उसके लिए ये शब्द नया था, उसे सेड्यूस शब्द का मतलब नहीं पता था, इसलिए वो अभी भी उसे कंफ्यूजन में देखी जा रही थी। तभी अब्रम ने फिर कहा, तुम्हारी खूबसूरती का जादू मुझ पर नहीं चलेगा, इसलिए उठो मेरे ऊपर से और मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। समझी तुम? नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नियति तुरंत ही उसके ऊपर से हट गई। उसके उठते ही अब्रम भी उठकर खड़ा हो गया। बताओ मुझे उसका नाम क्या है? क्या वो अतीश खन्ना है या उसका बाप अरविंद या कोई और? बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है? उसके पूछने पर नियति ने सुबकते हुए न में सिर हिला दिया और पीछे हटने लगी। वो पीछे हटते हुए टाइगर के पास चली गई। तभी वो उससे टकराकर गिरने लगी तो टाइगर ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। ये देखकर अब्रम ने टाइगर को घूर कर देखा तो टाइगर जल्दी से पीछे हो गया। अब्रम नियति के पास गया और उसे घूरते हुए उसने कहा, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है तुम्हारी, पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हो तुम, तो अब मैं भी देखता हूँ और कब तक तुम मुझे सहन कर सकती हो। ये बोल वो नियति का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर पाइथन, जैगुआर और टाइगर तीनों ने एक दूसरे को देखा और पाइथन ने कहा, पता नहीं अब बीस्ट क्या करेंगे इस मासूम लड़की के साथ। उद्धरण चिन्ह। जैगुआर उन्हें देखते हुए बोला, मुझे तो ये इनोसेंट लग रही है। टाइगर भी उन्हें देखते हुए बोला, लग तो मुझे भी इनोसेंट ही रही है, पर बीस्ट को ये बात कौन समझाए। उन्हें तो यही लग रहा है किसी ने जानबूझकर नियति को उनके पास भेजा है। वेल, अगर ये सच है तो नियति की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसने बीस्ट का सामना भी किया और अपना सच भी नहीं बताया। जैगुआर सोचते हुए बोला। उसकी बात सुनकर टाइगर और पाइथन दोनों उसे देखने लगे। दोनों को खुद को इस तरह देखते देखकर जैगुआर बोला, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने सिर हिलाया और चले गए। उनके जाने के बाद जैगुआर ने उस तरफ देखते हुए कहा, जिस तरफ बीस्ट नियति को ले गया था। पता नहीं अब इस लड़की का क्या होगा। बीस्ट का टॉर्चर सहने से तो अच्छा है ये बीस्ट को अपना सच बता दे। वहीं अब्रम नियति का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहा था। पहले मेरी गाड़ी के सामने जानबूझकर आ गई। जब वहां कुछ नहीं हुआ तो आस्था आंटी के जरिए तुम मेरे घर में आ गई और फिर मेरे बेडरूम में। ये बोलते हुए उसने खींचकर नियति को अपने सामने किया। वो उसके सामने खड़ी डर से कांप रही थी। अब्रम ने तिरछी मुस्कान अपने होठों पर सजाते हुए उसे देखा और फिर उसके पीछे स्विमिंग पूल को देखा। नियति अभी भी रो रही थी। रोने की वजह से अब उसे हिचकियां आ रही थी। तभी उस पर कोई रहम न दिखाते हुए अब्रम ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धकेला तो वो स्विमिंग पूल में गिर। वो पानी में गिरते ही छटपटाने लगी, पर कुछ ही देर में नियति स्विमिंग पूल में खड़ी हो गई। उसे तैरना आता था, इसलिए उसने किसी की मदद लिए बिना ही खुद को संभाल लिया। स्विमिंग पूल का पानी नियति के कंधों से थोड़ा ही नीचे था। वो स्विमिंग पूल में खड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए अब्रम को देख रही थी और अब्रम स्विमिंग पूल के पास रखी रेस्टिंग चेयर पर उसे देखते हुए बैठ गया। उसने वाइन की बोतल उठाकर नियति को देखते हुए ग्लास में वाइन सर्व करते हुए कहा, बहुत स्ट्रांग हो तुम, पर मुझे स्ट्रांग चीजों को तोड़ना आता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने वाइन का सिप लिया और नियति को देखते हुए आगे कहा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं।
मुझे उसका नाम बताओ और पूल से बाहर आ जाओ, नहीं तो रात भर ऐसे ही खड़ी रहो। उसकी बात सुनकर नियति चौंक गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अब्रम को मन ही मन कोसते हुए कहा, सच में जानवर हैं आप? मेरी कोई गलती न होते हुए भी मुझे सजा दे रहे हैं, बहुत बुरे हैं आप। मैं आस्था माँ को आपका असली चेहरा दिखाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि आप अच्छे नहीं, एक बहुत बुरे इंसान हैं। उद्धरण चिन्ह। वो भीगी आंखों से अब्रम को देखे जा रही थी, वहीं वो भी वाइन की सिप लेते हुए उसे ही देख रहा था। नियति का चेहरा पानी से भीगकर और साफ हो गया था। वहां फैली पीली रोशनी में उसकी स्किन डायमंड की तरह चमक रही थी और अब्रम की नजरें उसे एकटक बिना पलके झपकाए देख रही थी। उसकी आंखें उसके चेहरे पर घूम रही थीं। नियति उसके इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर खुद को ढांक लिया, तो देखकर वो होठों को तिरछा कर मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर नियति मन में बोली, ये जानवर ही नहीं वैसी दरिंदा भी है। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, नियति को ठंड लगना शुरू हो गया था। वो स्विमिंग पूल में खड़ी कांपने लगी थी, पर अब्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे इस हालत में देखकर उसे सुकून मिल रहा था। क्या अब्रम नियति को ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा? क्या वो कभी नियति पर भरोसा करेगा? अब कैसे देगी नियति अपनी बेगुनाही का सबूत? टर्टल, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? नियति को अब बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो ठंड से कांपने लगी थी। उसके दांतों से आती किटकिट की आवाजें अब्रम को सुकून दे रही थी। उसे देखते हुए नियति ने अपने मन में कहा, जानवर है ये, इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं। कमजोर लोगों पर ये दोनों ही अपनी ताकत आजमाते हैं। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। उद्धरण चिन्ह। उसने एक आह भरते हुए अपनी आंखें बंद करी। तभी उसकी आंखों के सामने ऐसा ही एक मंजर कौंध गया। एक लड़की सूट सलवार पहने डरी सहमी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो रोते हुए हाथ जोड़े माफी मांग रही थी। उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के आसपास रही होगी। वो होठों पर कुटिल मुस्कान सजाए उस लड़की को ही देख रहा था। उस आदमी के इशारे पर उसके दो आदमी आगे आए और लड़की के ऊपर बाल्टी से पानी की बौछार करने लगे। वे लोग लगातार लड़की के ऊपर पानी से प्रहार किए जा रहे थे। वो लड़की अब उन लोगों के प्रहार का सामना नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे शिथिल हो गया था। उसे बेहोश होते देखकर व्हीलचेयर पर बैठे आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ये था शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पहला चरण। इस मंजर को याद कर नियति ने अपनी बोझल होती आंखों को मुश्किल से खोला, तो उसकी आंखों के सामने अब्रम का चेहरा था। उसे देखते हुए नियति की आंखें फिर से बोझल हो गई और वो बेहोश होकर पूल में गिर गई। ये देखकर वो होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए खड़ा हुआ। वो अपने कदमों को बहुत आराम से रख रहा था। उसने नियति के पास जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसे तो नियति को इस तरह देखकर और मजा आ रहा था। वो उसे देखते हुए ही पूल में उतरा और नियति को अपनी बाहों में लेकर पूल से बाहर आया। अब्रम उसे एक रूम में ले गया और उसे बैग पर रख दिया। तभी उसने नियति के सफेद पड़ चुकी चेहरे को देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम में, पर मैं भी तुम्हारी हिम्मत को तोड़कर रहूंगा। ये बोलकर वो रूम से चला गया। उसके जाने के करीब 5 मिनट बाद एक मेड आई। उसकी उम्र भी शीला और आस्था की जितनी थी। उसका नाम स्नेहा था। उसने एक नज़र बैग पर बेहोश पड़ी नियति को देखा तो उसे उस पर तरस आ गई। बीस्ट सच में एक जानवर है। इस मासूम सी बच्ची पर तो किसी को भी तरस आ जाए, फिर उन्हें क्यों नहीं आया? ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कबर्ड से कपड़े निकालकर नियति के कपड़े चेंज करने लगी। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुली तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए उठकर बेड के क्राउन से टिककर बैठ गई। जैसे ही उसने झुकी पलकों को उठाया, उसका सामना अब्रम से हुआ। वो उसे ही घूर कर देख रहा था। नियति उसे देखकर डर गई और बेड पर पीछे होकर बैठ गई। अब्रम को देखते ही उसका शरीर कांपने लगा था। उसने डर के सूखे घूंट को जबरदस्ती अपने गले से उतारा। तभी अब्रम ने होठों को तिरछा कर कहा, सो टर्टल, रेडी हो मेरा टॉर्चर झेलने के लिए? ये सुनते ही नियति और डर गई और उसने खुद को खुद में ही समेट लिया। पर तभी अब्रम उसके पास गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। नियति का हाथ पकड़ते ही उसे फील हुआ कि नियति को तेज फीवर है। कुछ सेकंड के लिए वो रुका और उसे देखने लगा, पर अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटका और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। जब वो हॉल से नियति को लेकर विला के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहा था, तभी आस्था की नज़र उस पर पड़ गई और उसने अब्रम के सामने आते हुए कहा, बेटा नियति को कहाँ ले जा रहे हो? उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो बेटा, वो मासूम है।
अभ्रम ने गुस्से में नियति को देखकर दांत पीसते हुए कहा, आस्था आंटी, आप जानती नहीं ये लड़की कितनी चालाक है। ये कोई मासूम लड़की नहीं, ये यहाँ मुझे नुकसान पहुँचाने आई है। इसे किसी ने भेजा है, ये किसी के कहने पर यहाँ आई है। तभी आस्था बीच में बोली, नहीं बेटा, नियति ऐसी लड़की नहीं है। ये तो सड़क पर मुझे बेहोशी की हालत में मिली थी। इसका एक्सीडेंट हो गया था और कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था, तब मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। उद्धरण चिन्ह। आस्था आंटी, आप ऐसे लोगों को नहीं जानती, ये छल कपट करने में माहिर होते हैं। ये सब इसकी चाल थी, पहले आपके पास पहुंचना और आपके जरिए यहाँ आना। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम को बीच में रोकते हुए आस्था जैसे कुछ बोलने को हुई कि तभी अभ्रम ने उन्हें गुस्से में घूर कर देखा तो वो डर कर चुप हो गई और अपनी पलकें झुका ली। अभ्रम नियति को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। नियति आस्था को देखते हुए बार बार अभ्रम से खुद को बचाने के लिए कह रही थी, पर आस्था मजबूर थी। अभ्रम के आगे किसी की नहीं चलती थी, ये बात वो अच्छे से जानती थी। अभ्रम उसे लेकर उसी जगह आ गया जहां उसने ब्लैकी को पिंजरे में बंद किया हुआ था। ब्लैकी को देखते ही नियति की आंखें डर से चौड़ी हो गई। तभी ब्लैकी भी नियति को देखकर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनते ही नियति बेहोश होकर वहीं गिर गई। ये देखकर अभ्रम ने अपनी मुट्ठी बंद कर खुद से कहा, नॉट अगेन। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो टर्टल। ये बोलकर उसने नियति को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। टाइगर की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसने दोनों को देखते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा, बीस्ट नियति को टॉर्चर कर रहे हैं या उसे कुली की सर्विस दे रहे हैं। कल रात भी वो नियति को ऐसे ही ले गए थे और आज भी उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहे हैं। मुझे तो अब इस विला के मौसम के बिगड़ने की संभावना लग रही है। अगर मौसम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दे, हमारे लिए ही अच्छा है। कम से कम बीस्ट हम पर गुस्सा तो कम करेंगे। ये सुनकर टाइगर ने पीछे मुड़कर देखा तो जैगुआ खड़ा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। टाइगर उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चला गया। उसे जाते देखकर जैगुआ ने खुद से कहा, मेरे सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं होते, कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए थे, पर अभ्रम को नियति पर रहम नहीं आया। वो उसे वैसे ही टॉर्चर करता रहा। इन 2 दिनों में उसने क्या कुछ नियति के साथ नहीं किया था। जब एक दिन नियति अपने रूम में सो रही थी, उसने चूहों को उसके रूम में छोड़ दिया और वो चूहे उसे काटने लगे। नियति जल्दी से उठकर बैठ गई और बैग के सिरहाने से चिपकते हुए उसने खुद को ही खुद में समेट लिया। चूहे बेड पर चढ़कर इधर से उधर कूद रहे थे, वही नियति रोते हुए खुद को उनसे बचा रही थी। ज्यादा रोने की वजह से वो अब सुबकने लगी थी। वही उसके रूम के बाहर विंडो के पास खड़ा अभ्रम वाइन की सिप लेते हुए उसे देख रहा था। नियति को रोते तड़पते देखकर उसे सुकून मिल रहा था। वो सरकास्टिकली स्माइल कर रहा था। उसके अगले दिन अभ्रम ने नियति को सारे दिन भूखा रखा। उसके बाद उसे कुत्तों से डराया। टॉर्चर का ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर उसे इतना टॉर्चर करने के बाद भी नियति का एक ही कहना था, वो कुछ नहीं जानती। और यही बात अभ्रम के गुस्से को और बढ़ा रही थी। आस्था ने अभ्रम का सही मूड देखकर उसे नियति के अतीत के बारे में बता दिया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो कैसे गांव से शहर आ गई थी। पर सब जानने के बाद भी उसे नियति पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए उसने टाइगर और जैगुआ दोनों को बुलाया। वे दोनों ही उसके सामने अपना सिर झुकाए खड़े थे। दोनों को देखते हुए अभ्रम ने कहा, मुझे बताओ उस रात तुम्हें टर्टल कैसे मिली थी। उद्धरण चिन्ह। टर्टल सुनकर पहले तो वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर दोनों ने ही अपने मन में कहा, ओ तो बीस्ट ने नियति का कोड नेम टर्टल रखा है। पता नहीं बीस्ट कहाँ से ऐसा नाम ढूंढ कर निकालते हैं। बेचारी कितनी मासूम खरगोश जैसी है और बीस्ट ने उसे क्या बना दिया, कछुआ। तभी दोनों को खामोश देखकर बीस्ट ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम दोनों पर भी उसका असर हो गया है? एक बार में सुनाई नहीं देता। ये सुनते ही दोनों डर गए और तभी टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट वो उस रात अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई थी। आगे जैगुआ बोला, बीस्ट उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी से बचकर भाग रही थी और उसके फटे कपड़े तो आपने भी देखे थे। इतना बोलकर वो चुप हो गया। दोनों की बात सुनकर अभ्रम ने सोचते हुए खुद से कहा, मेरी गाड़ी के सामने भी वैसे ही आई थी। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर वो नियति के कमरे में चला गया। नियति बेड पर सिकुड़ कर बैठी थी कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने झुके सिर को ऊपर उठाकर देखा। एक बार फिर अभ्रम को अपने सामने खड़े देखकर वो डर गई।
जहां उसकी आंखों में डर था तो वहीं अब्रम की आंखों में उसके लिए गुस्सा और शक भरा था। उसने अपने गुस्से को शब्दों का रूप दिया और उसे देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। मुझे बताओ, तुम उस रात किससे बचकर भाग रही थी? कौन पड़ा था तुम्हारे पीछे? उसकी बात सुनकर नियति सोचने लगी। वो उस रात को याद कर रही थी जब वो आस्था की दवाई लेने केमिस्ट शॉप पर गई थी। नियति केमिस्ट शॉप से मेडिसिन लेकर बाहर आई ही थी कि तभी उसकी नज़र गाड़ी में बैठते समर्थ पर गई। उसे देखते ही नियति की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो उसके पास जाने लगी पर तब तक समर्थ अपनी कार में बैठ चुका था। नियति की पहुंचने से पहले ही उसने कार स्टार्ट कर दी थी पर तभी नियति उसकी कार के पीछे उसे आवाज देते हुए भागने लगी। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई और रुककर हॉर्न लगी। तभी एक काली परछाई ने उसे ढक दिया। उस परछाई को देखकर नियति ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने 3 लोग उसे घेरे खड़े थे। उनके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। उन्हें देखकर नियति डर गई थी। उनकी आंखों में उसे वासना साफ साफ दिख रही थी। तभी वो उन लोगों से पीछा छुड़ाकर भागने को हुई तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उनसे हाथापाई में उसके कपड़े कहीं कहीं से फट गए, पर वो उनकी पकड़ से छूटकर भागने में कामयाब रही। और तभी वो भागते हुए अचानक से टाइगर की कार के सामने आ गई। अभी नियति ये सब याद कर ही रही थी कि तभी अब्रम की कर्कश आवाज फिर से उसके कान में गूंजी। अब्रम ने उसे चुप देखकर कहा, हाँ, सोचो लो, अच्छे से बना लो कोई नई कहानी। उसे देखते हुए नियति सिर हिलाने लगी तो ये देखकर अब्रम उसके पास गया और उसकी दोनों बाहें पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे झूठ और धोखा दोनों ही पसंद नहीं। नियति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। उस रात कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचकर भाग रही थी। ये सुनते ही अब्रम ने उसे छोड़ दिया और सोचते हुए खुद से कहा, शायद इस बार ये सही कह रही है, तभी इसके कपड़े फटे हुए थे, पर मैं इस पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लूं? ये सब एक जाल भी तो हो सकता है, पर इस जाल को बुनने वाला आखिर है कौन? मुझे उसका नाम चाहिए जिसने इसे यहाँ भेजा है। ये सोचकर उसने नियति को देखा और मन में कहा, तुम अपना सच छुपाओ और मैं उसे बाहर निकाल लूंगा। क्या सच में नियति अब्रम से अपना सच छुपा रही है? कौन है नियति? किसके कहने पर आई है यूं अब्रम के पास? कौन है वो बुरा आदमी जो उस लड़की पर जुल्म कर रहा था? क्या कभी अब्रम की क्रूरता का अंत होगा? मुझे सुलाओ। अब्रम नियति को एक नज़र देखकर चला गया। उसके जाने के बाद नियति फिर से रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था। पिछले 1 महीने से वो क्या कुछ नहीं सहती आ रही थी। उसने पिछले 1 महीने में जो कुछ भी सहा था वो सब उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगा। अपने अतीत को याद कर वो और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज बाहर अब्रम के कानों में भी गई और उसके कदम कुछ पल के लिए रुके भी, पर फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। रात का समय। शीला जब अब्रम के रूम में गई तो खाने की खाली प्लेट देखकर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने खाली प्लेट उठाए और गुनगुनाने लगी, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। शीला गुनगुनाते हुए ही अब्रम के रूम से निकल गई। वही अब्रम स्विमिंग पूल के पास बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसकी नजरें पूल के पानी को देख रही थी, पर उसकी आंखों के सामने बार बार नियति से जुड़ी घटनाएं आ रही थी। नियति का चेहरा देखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अब्रम को अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक से उसे अपना शरीर गर्म होता महसूस हुआ। उसका कान और चेहरा लाल पड़ने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। अब्रम ने वाइन के ग्लास को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और वहां से उठकर उसी रूम में चला गया जहां वो खुद को टॉर्चर करता था। अब्रम टेबल पर हाथ रखकर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और टेबल पर रखे हंटर को उठाकर उससे खुद को मारने लगा। 8-10 कोड़े मारने के बाद भी जब उसकी बेचैनी कम नहीं हुई, उसे सुकून नहीं मिला, तो उसने गुस्से में हंटर को फेंक दिया और खुद से कहा, क्यों आज मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा जो खुद को दर्द देने पर मुझे मिलता था? क्यों मेरी बेचैनी आज कम नहीं हो रही है? अब्रम ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और वहां से चला गया। ज्यादा ड्रिंक करने और दर्द में होने की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक ही वो नियति के कमरे के पास आकर रुक गया और दरवाजे को देखते हुए बोला, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? फिर तिरछा मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो उससे पूछ लेता हूँ। टर्टल, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ सिर्फ मेरी चलती है बीस्ट की? ये मेरा जंगल है और यहाँ का मैं राजा हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए थे।
और फिर नियति के रूम का दरवाजा झटके से खोला। आवाज सुनकर नियति जो बेड पर सिकुड़कर सो रही थी, वो अचानक से डर कर उठ गई। अब्रम को इतनी रात में अपने कमरे में देखकर नियति ने डरते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे घर में रहती हो और मुझसे ही सवाल कर रही हो। ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? बोलते हुए उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए तो ये देखकर नियति डर कर पीछे हो गई। तभी अब्रम उसके सामने जाकर बैठ गया और उसकी तरफ झुककर उसे देखते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं, समझी तुम? तुम्हारा सच तो मैं जान कर रहूंगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं उस रात सोया कैसे? क्या तुम्हें कोई जादू आता है? तुमने मुझे उस रात कैसे सुलाया? मैं इतने सालों में कभी नहीं सोया, फिर तुमने मुझे कैसे सुलाया? बोलो, बताओ मुझे जानना है, तुमने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात पर हैरानी से उसे देख रही थी। उसे कुछ बातें समझ आ रही थी तो कुछ बातें उसकी सिर के ऊपर से जा रही थी। वो कुछ कहती कि उससे पहले ही अब्रम ने कहा, आई वॉन्ट टू स्लीप राइट नाउ। चलो मुझे फिर से उस दिन की तरह सुलाओ, मैं सोना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मुझे रातों में नींद नहीं आती, मेरा सोने का मन करता है पर फिर भी मैं सो नहीं पाता। वो आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती, मुझे सुलाओ नियति, मैं सोना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई और उसकी आंखें बोझल हो गई। नशे में उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। तभी उसने नियति के पैरों को पकड़ फैला दिया तो नियति डर कर फिर से पीछे हटने लगी। ये देखकर अब्रम ने उसे कहा, डरो मत, यू आर सेफ विद मी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने नियति की गोद में अपना सिर रख दिया तो ये देखकर नियति चौंक गई। उसे देखकर नियति ने घबराते में खुद से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिछली बार इनके सोने की वजह से ही मुझे इतना कुछ सहना पड़ा और अब फिर से नहीं, मुझमें अब और हिम्मत नहीं है कि मैं इनका जुल्म सह सकूं। ये बोल वो अब्रम को अपनी गोद से हटाने लगी तो वहीं अब्रम ने अपनी बाहें फैलाकर उसकी कमर को अपनी बाहों में कैद कर कहा, है टर्टल, मुझे सुलाओ। तुम्हारी गोद में सिर रख कर मुझे नींद आती है, मुझे सुकून मिलता है, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सुलाओ टर्टल। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने नियति को और कसकर पकड़ लिया तो वो बेबसी से उसे देखने लगी और उसे देखते हुए ही मुंह बनाकर मन में बोली, ये आदमी नहीं, आदमी नहीं है, जानवर है, इसे मुझसे क्या चाहिए? मुझे टॉर्चर भी करता है और मुझे ही खुद को सुलाने के लिए भी कहता है। मैं कोई इसकी दाई माँ थोड़ी ना हूँ जो इसे लोरी गाकर सुलाऊंगी। और अपने हाथ पैर उसकी पकड़ से छुड़ाती हुई बोली, छोड़ो मुझे बदतमीज आदमी, दूर हटो मुझसे। नियति उसे अपने दोनों हाथों से दूर धकेल रही थी पर उसकी ताकत का अब्रम पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब्रम उसके धक्का देने से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर नियति ने मुंह बनाकर खुद से कहा, क्या भगवान जी, किसी को आप इतना बलवान बना देते हैं और किसी को इतना कमजोर कि वो किसी का सामना भी ना कर पाए। वैसे ही ये आदमी जानवर है, ऊपर से इसके अंदर कूट कूट कर क्रूरता भरी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अफसोस भरी एक आह ली। तभी उसकी नज़र अब्रम की पीठ पर गई, उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। ये देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई। उसे पहली रात की याद आई जब उसने अब्रम के पीठ के जख्मों को देखा था। इस बार उसे अब्रम पर दया नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था। उसने अब्रम को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश की पर जब थक गई तो उसने भी खुद को ढीला छोड़ते हुए बैग के क्राउन से अपना सिर लगा दिया और ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू भर आए थे। उसे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था। खुद के बारे में सोचते हुए उसकी आंख कब लग गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब अब्रम की आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने अपने सिर को हिलाया और देखना चाहा तो उसकी आंखों के सामने काली जुल्फों का जाल बिछा था। उसने अपने चेहरे के सामने बिखरे बालों को एक तरफ किया और उठने लगा। उसके ज्यादा हिलने डुलने से नियति जो उसके पीठ पर सर रखकर सो रही थी उसकी भी आंखें खुल गई। उसने जैसे ही खुद को अब्रम के नजदीक पाया वो चौंक के उठकर बैठ गई। उसके ऊपर से हटते ही अब्रम भी उठकर बैठ गया और अपने सामने बैठी नियति को घूरने लगा। ड्रिंक करने की वजह से अब्रम को कल रात की बात याद नहीं थी, इसलिए उसे लग रहा था कि नियति उसके कमरे में आई है और यही सोचकर उसने एक बार फिर नियति पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे कमरे में आने की? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वो चौंक गई और उसे देखते हुए मन में बोली, क्या पागल जानवर है ये?
जो मैंने नहीं किया उसका दोष भी मुझे देते हैं और जो खुद करते हैं उसका दोष भी मुझे ही दे रहे हैं। ये सोचकर नियति ने सफाई देनी चाहिए तो उसके हिलते होठों को देखकर अभ्रम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुंह खोलोगी तो तुम झूठ ही बोलोगी, तो बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। झूठ से मुझे सख्त नफरत है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा एक और झूठ सुनकर मैं तुम्हारी जान ले लूं। उसने ये बेहद गुस्से में कहा था। नियति उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर और उसकी कड़वाहट भरी बातें सुनकर डर से पीछे हो गई। उसे खुद से डरते देखकर अभ्रम ने कहा, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें अपने रूम में नहीं देखना, गेट आउट। ये सुनते ही नियति जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो गई और एक पल की देरी किए बिना वहां से भागते हुए चली गई। उसके जाने के बाद अभ्रम ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। फिर आंखें खोलकर उसने एक नज़र रूम को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये उसका कमरा नहीं है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और बेड पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, नो नो नो, मैं क्यों आया यहाँ? वो इस कमरे में थी, फिर मैं क्यों आया उसके रूम में? ये मुझे क्या हो रहा है? ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वहीं नियति अभी भी भागती जा रही थी कि तभी सामने आस्था को देखकर वो जल्दी से उसके गले लग गई। नियति आस्था के गले लगकर रो रही थी। आस्था प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसे चुप करवा रही थी। तभी वहां शीला आ गई। उसने दोनों को देखकर कहा, आस्था मैंने तुमसे पहले ही कहा था पर तुमने नहीं सुनी। अब देखो, हो गई न बेचारी लड़की बीस्ट के गुस्से का शिकार। उसकी बात सुनकर आस्था और नियति एक दूसरे से अलग हुई। नियति अभी भी सुबक रही थी, वहीं आस्था उम्मीद भरी नजर से शीला को देख रही थी। तभी शीला ने दोनों को देखते हुए कहा, मैं एक दिन छुट्टी पर क्या रही, यहाँ क्या से क्या हो गया? मुझे बताया स्नेहा ने, हम दोनों के न होने की वजह से उसे बीस्ट के कमरे में जाने से डर लग रहा था, इसलिए उसने इस लड़की को भेज दिया। तुम्हें यहाँ इसे लाना ही नहीं था आस्था। उसकी बात सुनकर आस्था ने पलकें झुका ली। फिर कुछ सोचते हुए शीला की तरफ देख बोली, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए? ये मासूम है फिर भी साहब इसे दोषी मानते हैं। ये बेचारी तो खुद किस्मत की मारी है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं था इसलिए मैंने इसे अपना लिया, पर मुझे नहीं पता था मेरी वजह से ये यहाँ आकर कैद हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नियति के बारे में सुनकर शीला को भी बुरा लग रहा था। उसने दोनों को देखकर आस्था से कहा, अभी इससे कहो कि जहाँ इसे बीस्ट ने रहने के लिए कहा है ये अभी वहीं जाकर रहे, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जो उनके खिलाफ गया वो उनके गुस्से का शिकार हो गया और मैं इस बारे में मैम साहब से बात करके देखती हूँ। अब वही है जो इसे बीस्ट से बचा सकती हैं। बीस्ट के आगे किसी की नहीं चलती, बीस्ट सिर्फ उनकी सुनते हैं। उद्धरण चिन्ह। शीला किस मैम साहब की बात कर रही थी? कौन है ये मैम साहब? क्या वो नियति को बीस्ट की कैद से आज़ाद करवा पाएंगी? क्यों अभ्रम को दर्द में सुकून मिलता है? क्या नियति अभ्रम का सुकून बन पाएगी? नियति का बीस्ट को जवाब देना। आस्था ने जल्दी से कहा, हाँ शीला, तुम मैम साहब से बात करो। उद्धरण चिन्ह। नियति को समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों किसकी बात कर रही हैं। वो बस हैरानी से दोनों को देखे जा रही थी। तभी शीला की बात मानकर आस्था ने उसे वापस से कमरे में जाने के लिए कहा तो नियति चुपचाप उसकी बात मानकर वापस से उसी कमरे में चली गई। अभ्रम को कमरे में ना देखकर उसने सुकून की सांस ली और बेड पर जाकर बैठ गई। वहीं उधर विमला अपने पति योगेश के सामने खड़ी थी। योगेश उसे शक की नजरों से देख रहा था। तभी विमला उसे खुद को ऐसे देखते देखकर मुंह बनाकर बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? योगेश ने उसे घूरते हुए कहा, भाई साहब से बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया कि बेला दिल्ली आई है। उद्धरण चिन्ह। तभी बीच में ही विमला चौंकते हुए बोली, क्या बेला दिल्ली आई है? तो कहाँ है, यहाँ क्यों नहीं आई? उसकी बातें सुनकर योगेश कंफ्यूज हो गया, पर उसकी नजरें अभी भी लगातार उसके ऊपर बनी हुई थी। क्या तुम सच कह रही हो? बेला यहाँ नहीं आए? उसके पूछने पर विमला ने मुंह बनाकर कहा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा मुंह कौवा ले जाए। अगर बेला यहाँ आई होती तो आपको दिखती नहीं क्या? वैसे ये तो बताए बेला यहाँ आई क्यों है? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने मन में कहा, ये बात तो मैं आपको कभी पता चलने नहीं दूंगी कि मैंने उसे भगा दिया है। उसके पूछने पर योगेश ने उसे गांव की सारी बातें बताई और बेला के वहां से भागने का रीजन भी बताया। सच विमला पहले से ही जानती थी, पर फिर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये बात उसे अभी अभी योगेश से ही पता चली हो। क्या कहा? वो ठाकुर हमारी बेला से शादी करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर बेला दिल्ली आई तो गई कहाँ? यहाँ तो वो किसी को जानती भी नहीं, एक हम ही तो है यहाँ उसके अपने।
फिर वो यहाँ क्यों नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। योगेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो बेला के लिए बहुत परेशान दिख रहे थे, तो वही उसे परेशान देखकर विमला मुंह बनाकर बोली, इतना क्यों सोच रहे हैं आप? इस शहर में हम ही अकेले नहीं है उसकी जान पहचान के। समर्थ भी तो है, यहाँ नहीं आई तो गई होगी उसके के पास। वैसे भी आपकी लाडली भतीजी के कारनामे कुछ कम नहीं है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, हर कोई उसके पीछे ही पड़ा है। अरे हमारी सोना से तो ज्यादा सुंदर ना दिखती वो, फिर भी सबको बेला ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी ताने भरी बात सुनकर योगेश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, विमला कभी तो अपनी कड़वी जुबान से कुछ अच्छा बोला करो। वो हमारी बच्ची है और तुम उसके बारे में ये सब कैसे बोल सकती हो? विमला उसी पल योगेश को बीच में टोकते हुए बोली, अच्छा, आपकी लाडली भतीजी कान पर कान करती रहे और मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकती। सुनिए जी, मैं पहले ही कहे देती हूँ, वो भाग कर आए है और इतने दिन से गायब भी है। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार रही होगी। अगर वो अब यहाँ आती है तो मैं उसे अपने घर में रुकने नहीं दूंगी। मेरी भी एक जवान बेटी है, उसकी संगत में रहकर वो भी बिगड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बस विमला, बस, बंद करो अपना मुंह। तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, लगाम लगाओ उस पर। योगेश को बीच में रोकते हुए विमला बोली, लगाम मेरी जबान पर नहीं, अपनी भतीजी पर लगाओ, जिसे अपने पीछे आशिक घुमाने से फुर्सत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो मुंह घुमाकर अपना पल्लू सही करते हुए अंदर चली गई। उसके जाने के बाद योगेश वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गया और सोचते हुए खुद से बोला, बेला बेटा तुम शहर आई तो अपने चाचा जी के पास क्यों नहीं आई? कहाँ हो तुम बेटा? अब मैं तुम्हें कैसे इतने बड़े शहर में ढूंढूंगा? ये बोलते हुए योगेश ने अपने सिर पर एक हाथ रख लिया और सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट विला में अब्रम मिरर के सामने खड़ा ड्रेस अप हो रहा था। टाइगर उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे अपडेट दे रहा था। विकास मल्होत्रा ने एक बिजनेस पार्टी रखी है जिसमें उसने चीफ गेस्ट आपको बनाया है। बीस्ट आप वहां जा रहे हैं ना? अब्रम ने अपनी कॉलर ठीक की और ब्लेजर पहनते हुए टाइगर की तरफ मुड़ा। फिर उसे देखते हुए उसने कहा, कौन कौन आ रहा है इस पार्टी में? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर टाइगर ने कहा, बीस्ट सब आ रहे हैं, आपके राइवल्स भी और आपके स्पोर्ट्स उस पार्टी में सभी शामिल होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अब्रम ने कुछ सेकंड का पॉज लिया और उसे देखते हुए कहा, ओके, तैयारी करो, मैं पार्टी में जाऊंगा और हमारे साथ टर्टल भी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हैरानी से बोला, बीस्ट हम नियति को क्यों ले जा रहे हैं? वो वहां क्या करेगी? उद्धरण चिन्ह। अब्रम होठों को तिरछा कर बोला, टाइगर अभी तूने कहा ना उस पार्टी में मेरे राइवल्स और मेरे स्पोर्टर दोनों ही आ रहे हैं। तो पार्टी में टर्टल हमारे साथ जाएगी और उसे सभी देखेंगे। जिसने उसे भेजा होगा वो जरूर उससे मिलकर उससे बात करने की कोशिश करेगा। पार्टी में जो भी टर्टल से बात करता हुआ दिखा, समझ लेना टर्टल उसी की पॉपेट है। वो उसके कहने पर हमारे पास आई है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम को देखते हुए टाइगर ने मन में कहा, आप सच में बीस्ट है। जितना खतरनाक आपका स्टाइल है उतना ही डेंजरस आपका माइंड भी है। बीस्ट कहाँ से कहाँ तक की सोच ली आपने। यू आर ग्रेट। चलो नियति, आज पता चल जाएगा तुम्हें किसी ने भेजा है या फिर तुम सच में एक मासूम टर्टल हो। उद्धरण चिन्ह। अब्रम से बात कर टाइगर जाने लगा तो अब्रम ने उसे रोकते हुए कहा, उसके लिए कपड़ों का इंतजाम करो। उसकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि पार्टी में सबकी नज़र उस पर हो। मैं आज ये जानकर ही रहूंगा कि वो किसके लिए काम कर रही है। टाइगर ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिला कर चला गया। उसके जाने के बाद अब्रम ने खुद से कहा, आज पता चल जाएगा तुम कितनी सच्ची हो। आज तुम्हारा सच मेरे सामने होगा और वो इंसान भी जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उद्धरण चिन्ह। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब्रम सोफे पर राजा की तरह बैठा था। एक बार फिर नियति उसके सामने मुजरिम की तरह हाथ बांधकर सिर झुकाए खड़ी थी। तभी उसे देखते हुए अब्रम ने कहा, टर्टल यहाँ आओ। कोट। उसकी बात सुनकर नियति ने इधर उधर देखा तो उसके अगल बगल कोई नहीं था। टाइगर और जगुआ भी उससे दूर खड़े थे। ये देखकर उसने खुद से कहा, यहाँ तो मेरे सिवा कोई और नहीं है। फिर इन्होंने टर्टल किसे कहा? उद्धरण चिन्ह। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी तभी अब्रम ने फिर कहा, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, तुम ही टर्टल हो और अब से यही तुम्हारा नाम है। अपना नाम याद रखना और मेरे एक इशारे पर मेरे पास चली आना। और धीरे नहीं, जल्दी चल कर आना। धीरे चलकर आओगी तो पैर काट दूंगा। ये सुनकर नियति सदमे में चली गई। उसने मुंह बना लिया और मन ही मन अब्रम को सुनाने लगी, जल्लाद आदमी, जानवर नाम ही नहीं,
जानवर जैसी शख्सियत भी है आपकी। मेरा नाम नियति है, मेरे 2 हाथ 2 आंखें 1 नाक और 1 ही मुंह है और मैं एक इंसान जैसी दिखती हूँ। फिर भी मुझे एक जानवर बना दिया। दरिंदा कहीं का, मेरे पैर कटेगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम को मन ही मन कोसते हुए वो धीमे कदमों से उसके पास जा रही थी तो वहीं अब्रम ने उसे इतना स्लो चलते देखकर कहा, सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, टर्टल। तुम कितनी स्लो हो। ये सुनते ही नियति में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अब्रम के इस बात का जवाब देते हुए कहा, खरगोश को खुद पर बहुत घमंड था कि कछुआ उसे कभी हरा नहीं सकता। पर कछुए ने अपनी धीमी चाल से ही उसका घमंड तोड़ दिया और उसे जीतकर साबित कर दिया कि किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपने सामने नियति को बोलते देखकर अब्रम हैरान हो गया था तो वहीं टाइगर और जैगुआ वे दोनों तो सदमे में चले गए थे। टाइगर ने हैरानी से नियति को देखते हुए मन में कहा, क्या बात है, पहली बार किसी ने बीस्ट को जवाब दिया है। इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इतनी सी है और बीस्ट से पंगा, कहीं इसे बीस्ट से पंगा लेना भारी न पड़ जाए। जैगुआ नियति को देखते हुए मन में बोला। अब्रम ने अब तक नियति को अपने सामने रोते या गिड़गिड़ाते हुए देखा था, पर आज पहली बार नियति ने उसकी बात का डटकर जवाब दिया था, बल्कि उससे नजरें मिलाए हुए थी और वो भी नियति की आंखों में गुस्से से देख रहा था। नियति उसकी आंखों में ही देखते हुए उसके पास आ गई। नियति को आज खुद से न डरते देखकर अब्रम अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलने लगा था। तभी उसने अचानक से नियति का हाथ पकड़ लिया और उसे झटके से खींचा तो वो उसके ऊपर गिर गई। उसके दोनों हाथ अब्रम के कंधे पर आ गए थे और वो उसके ऊपर झुकी हुई हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे उससे कह रही हो, ये क्या बदतमीजी है। वहीं अब्रम ने भी गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत आ गई है, तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है क्या टर्टल। अगर ऐसा है तो गलती से भी ये गलती मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों ने एक बार फिर नियति के अंदर उसका डर भर दिया था। ये देखकर अब्रम होठ तिरछा कर मुस्कुराया और नियति के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने नियति के हाथ को इतनी कसकर पकड़ा था कि उसे दर्द होने लगा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अब्रम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अब्रम की पकड़ से आज़ाद हो पाना उसके लिए नामुमकिन था। जब नियति का चेहरा दर्द से पूरी तरह लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तब अब्रम ने उसे खुद से दूर कर दिया तो वो उससे अलग होकर फर्श पर जा गिरी। उसे अलग करते हुए अब्रम खड़ा हुआ और उसके पास जाते हुए बोला, तुम्हारी औकात इतनी ही है, यही तुम्हारी जगह है तो आगे से कभी भी खुद को ऊंचा उठाने की सोचना भी मत। तुम आज शाम को मेरे साथ एक पार्टी में जा रही हो तो तैयार रहना। अगर तुमने मुझे इंतजार करवाया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर वो चला गया। नियति उसे भीगी आंखों से जाते हुए देख रही थी। आज का दिन भी उसका बाकी दिन की तरह रोते हुए बीता था। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और नियति अपने कमरे में बेड पर बैठी सोच रही थी, क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है मेरा यहाँ आना। तभी उसकी आंखों से फिर से एक बूंद कतरा आंसू बह गया और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कहीं दरवाजे के बाहर अब्रम न हो ये सोचकर फिर से नियति डर गई। उसकी धड़कन अगले ही पल दिखने वाले बीस्ट के चेहरे को देखकर ही बढ़ गई थी। तभी स्नेहा दरवाजा को धक्का देते हुए अंदर आई। उसके हाथ में कुछ सामान था। उसने सामान को टेबल पर रखते हुए कहा, तुम तैयार हो जाओ, बीस्ट हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्नेहा उसके लिए ड्रेस और कुछ मेकअप का सामान लेकर आई थी। नियति बेड से उठी और ड्रेस उठाकर देखने लगी। जैसे ही उसने ड्रेस देखी वो चौंक गई। उसने ड्रेस को देखते हुए गुस्से में कहा, ये कैसे कपड़े हैं, मैं ये नहीं पहन सकती। क्या अब्रम अपने प्लान में सक्सेसफुल होगा? कैसे बचेगी नियति अब्रम की इस चाल से? क्या कभी योगेश जान पाएगा विमला की चाल को?